रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि क्या है, रिजल्ट तो आपको इन दी एंड आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर वो प्रोसेस की जर्नी में क्या हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट 2010 में है। फिर 2010 में मेरा फिर क्रैश हुआ। तो उस टाइम पे मेरा एंकल फ्रैक्चर हुआ, जिसमें 3 बोन्स मेरी फ्रैक्चर हुई, एक तो पूरी कंडी हो गई थी, वायर्स डाले, जॉइंट्स घूम गए थे, हेयरलाइन फ्रैक्चर थे। सुबह हम पोहा जलेबी खा रहे थे। जो इंदौरी हमारा हाँ, पोहा स्पेशल जलेबी। वो है नाश्ता, हम्म। तो पोहा जलेबी और समोसे के साथ में ये कहानी की शुरुआत होती है। हाँ भैया, राम राम। स्वागत है आप सभी का दी इंदौरी शो में। और आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है वो थोड़ा सा बहुत हटके होने वाला है। आपको इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी और दूसरी चीज आपको इसमें जानने को भी मिलेगा कि क्या ऐसा स्पोर्ट भी इंडिया में होता है। तो मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ राहुल शर्मा जी से, जिन्होंने इंटरनेशनल तक जाकर अपने भारत का परचम लहराया है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा राहुल भैया आपका हमारे शो द इंदौरी शो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले राहुल भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादातर इंडिया के लोग भी कम ही जानते हैं, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहीं घर पे जूते भी पड़े होंगे, बाइक से स्टंट करते समय गिरे भी होंगे, लगी भी होगी, तो क्या कुछ जर्नी रही है, थोड़ा सा आप बताइए। हाय गाइस, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं प्रोफेशनल स्टंट राइडर हूँ और इसे हम मोटर स्पोर्ट का एक ये पार्ट है। वर्ल्ड वाइड ये बहुत कंसिडर होता है, बट हमारे इंडिया में अभी ये उस लेवल पे कंसिडर नहीं होता है, क्योंकि करने वाले बहुत कम लोग हैं। अभी ज़्यादा लोग नहीं है इसमें स्टंट राइडिंग में, बट बहुत सारा स्कोप है इसके अंदर। इंटरनेशनली लेवल पे बहुत सारा स्कोप है। इंडिया में अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। आने वाले टाइम में ये एक अच्छे लेवल पे आएगा, जब इसको और ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे सब लोग करने लगेंगे। तो मेरी जो जर्नी है वो इस तरीके से स्टार्ट हुई थी कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में था। छोटा था काफ़ी, मतलब, तो हम लोगों का सुबह हम पोहा जलेबी खा रहे थे। जो इंदौरी हमारा हाँ, पोहा स्पेशल जलेबी। वो है नाश्ता, हम्म। तो पोहा जलेबी और समोसे के साथ में ये कहानी की शुरुआत होती है। मतलब मेरे जीवन की स्टंट राइडिंग की कहानी की शुरुआत होती है। बट मैं इसमें एक चीज कनेक्ट करना चाहूंगा कि जैसे आपने सुना है ना कि जब तक भगवान की मर्जी नहीं है तब तक वो काम कभी नहीं होता है। तो मेरे साथ में वैसी ही चीज हुई कि जब मुझे बाइकिंग का बहुत शौक था। मैंने बाइक भी ली, तो हमारे कॉलोनी में, मतलब मेरे कॉलोनी के जस्ट थोड़ा सा पास में एक भैया रहते थे, उनकी बाइक बहुत अच्छी लगती थी मुझे, और उन्होंने एग्जॉस्ट लगा के रखा था उनकी बाइक में। तो वो बड़ा एक मेरे को अट्रैक्ट करता था कि यार ये मुझे ऐसी बाइक जिस दिन भी मैं लूंगा ना, तो मेरी बाइक में ऐसा एग्जॉस्ट मेरे को लगाना है। तब हमें ये नहीं पता था कि ऐसे एग्जॉस्ट बोलते हैं, हमें ये पता था ऐसे साइलेंसर कहते हैं, जो एक नॉर्मली, जो यूजुअली सब लोग यही समझते हैं कि साइलेंसर ही है। साइलेंसर और एग्जॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो जब मेरे पास में मेरी फर्स्ट बाइक आई, तो मैं सबसे पहले मेरी बाइक को मंदिर ले जाने के भी पहले, मतलब बस शोरूम से हम लोगों ने पूजा करी और मैं लेके निकल गया छोटी ग्वालटोली। अच्छा, एग्जॉस्ट जो इंदौर का हब है, जहाँ पे आपको हर तरीके के पार्ट्स, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं वहां गया, मैंने जाके सबसे पहले साइलेंसर चेंज करने की बात करी। तो मुझे बोला कि आप इसका ओरिजिनल साइलेंसर मत चेंज करो। मैंने उनसे कहा कि मुझे एग्जॉस्ट लगाना है इसमें, तो मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं था। तो उन लोगों ने मुझे ये गाइड करा, जो मैकेनिक्स है, उन्होंने बोला कि आप ये साइलेंसर को ऐसे ही हम काट के उसको, इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो ये वैसा ही लगेगा। बोला ठीक है। मैंने हैंडल वगैरह सब चेंज करवा दिया। फिर वहां से मेरी थोड़ी सी आगे जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे मोटो जीपी का बहुत क्रेज था, क्योंकि उस टाइम पे टीवी पे जो स्पोर्ट्स चैनल थे उन पे सब पे मोटो जीपी, F1 ये सब आता था। तो मोटो जीपी देख के बड़ा एक क्यूरियोसिटी होती थी हमेशा, यार ये कैसे लीन कर रहे हैं और ये कैसे स्पीड में जा रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं बहुत ट्राई करता था। तो हमारे यहाँ पे जो इंदौर में उस टाइम पे बहुत अच्छे वो थे, सर्कल स्क्वायर्स बोल रहे हैं ना, तो वहां पे मैं जाता था और 2-4 ऐसे राउंड उधर ही सर्कल करते करता रहता था। तो इस तरीके से ये जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब मैं आगे इसमें और बढ़ा, तो मेरा जो फ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रहा था, वापस में उसका आता हूँ, उसके साथ मैं एक दिन बैठा हुआ था मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में बैठे बैठे हम लोग जब नाश्ता कर रहे थे, तो एक दूसरे को दोस्त लोग टीज करते हैं, पिंच करते हैं कि अरे यार ये तू क्या कर सकता है, ये तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि कई बार यूजुअली हमारे साथ, आपके साथ में भी हुआ होगा ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसको ऐसे टीज कर रहा था, हालांकि मजे ले रहा था, जैसे नॉर्मल उसमें बोलूँ तो मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं था।
क्योंकि मैं अपनी बाइक से बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ बहुत ज्यादा। तो बस उसको ऐसे पोक कर रहा था मैं, बोला यार ये तो बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, बहुत इजी गोइंग तरीके से कर सकते हैं, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट लिटरली वहां से मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोलता हूँ मैं उस चीज को, क्योंकि उस दिन उसने मुझे डिस्करेज नहीं करा, उसने मुझे एंकरेज करा और मुझे ये कहा कि यहाँ पे मत कर, पब्लिक एरिया में मत कर, हम एक खाली जगह पे चलते हैं, वहां पे जाके हम प्रैक्टिस करते हैं और मैं तेरे को बताता हूँ कैसे होता है। तो मैं उसके साथ में वहां चला गया और वो वेल नोन आज जगह है, आज इंदौर शहर में उस जगह का नाम है जहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और मैं जब भी वहां से निकलता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने मेरी स्टंट राइडिंग की जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी है। मैं उसके साथ में वहां गया उस दिन और मुझे अच्छे से याद है हम लोगों ने फर्स्ट सेशन तकरीबन सुबह 9:30 बजे के आसपास हम लोगों ने चालू करा था। तो उसने मुझे बताया, टेक्निकल चीजें बताई कि क्लच को कैसे रिलीज करना है, पॉपअप कैसे करना है और थ्रॉटल कैसे देना है। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो नो डाउट बहुत अच्छा प्रो लेवल पे उस टाइम पे कर रहा था। तो वो जब करने लग गया तो वहां पे बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, छोटे छोटे बच्चे आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए और पास में बस्ती थी उस टाइम पे। वो जहाँ जो जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो उतनी डेवलप नहीं थी, तो वहाँ पे बस्ती थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए और आके हमारी वो प्रैक्टिस को देख रहे थे। और जब वो परफॉर्म कर रहा था ना, वो व्हीली कर रहा था, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की व्हीलीज कर रहा था, तो लोग उसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मुझे भी बहुत एक क्यूरियोसिटी है यार, करना है, मतलब ये बहुत मतलब अच्छा लग रहा है इसमें और लोगों को मतलब कितना खुश हो रहे हैं लोग देख के, मतलब ये एक बहुत डिफरेंट चीज है। और फिर जैसे जैसे मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करते गया उसके साथ में, उस दिन हम लोगों ने तकरीबन 3-4 घंटे हम लोगों ने प्रैक्टिस करी। मैं घर गया, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था कि मैं वापस कब जाऊंगा उधर। मैं शाम को फिर वहां पे प्रैक्टिस करने पहुंच गया। नेक्स्ट डे फिर मैं उसको जल्दी बुला के चलो प्रैक्टिस करने चलते हैं। फिर हम प्रैक्टिस करने गए, फिर उसने मुझे नेक्स्ट डे फिर टेक्निक्स बताई कि इसमें और कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है। क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ पॉपअप करना आ रहा था मुझे ना, कि एक वो फियर फैक्टर था, क्योंकि व्हीली में आप प्लेन में अगर बैठे होंगे तो प्लेन कैसे जब टेक ऑफ करता है तो ऐसे ऊपर जाता है तो कैसे गुदगुदी सी मचती है पेट के अंदर ना, या फिर हम ड्रैगन वाले झूले में बचपन में बैठते थे तो वैसे ही व्हीली में होता है। जब आप फर्स्ट व्हीली पॉपअप करते हो तो आपके अंदर वैसे ही गुदगुदी होती है, वैसे ही एक अंदर से डर लगता है और सेम टाइम पे मजा भी बहुत आता है। तो स्टंट राइडिंग को घर वालों को समझाना और जो शुरुआत करी थी, तो घर वाले सपोर्ट कर रहे थे इस चीज का आपका? नहीं यार, बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तो किसी को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस हाँ ये पता था कि ये रोज सुबह उठ के कहीं जाता है, अच्छा, बाइक लेके जाता है, ठीक है। तो मैं कहता था कि हम लोग ऐसे ही घूमने चले जाते हैं या क्रिकेट वगैरह खेलने चले जाते हैं, कुछ भी एक बहाना बना देता था। एक बहाना रोज का। क्योंकि बेसिकली मुझे सुबह निकलना होता था कि हर दिन मैं एक जस्टिफाई कर पाऊँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। सही बात। तो ये जर्नी ऐसे 2 साल तक ऐसी चलती रही, चोरी छुपे चलती रही, करते रहे। धीरे धीरे मैं इसमें आगे भी बढ़ गया। मैं डेली मतलब उस दिन जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, आज भी मुझे याद है, वो दिन है 12 जनवरी का 2007 का। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और वहां से फिर मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं सुबह जाने लग गया, शाम को जाने लग गया, हर दिन जाने लग गया, प्रैक्टिस करने लग गया। जब वो मेरा फ्रेंड नहीं आता तो मैं अकेला भी प्रैक्टिस करता था। तो वो जर्नी ऐसे ही चलती रही। फिर मुझे और भी लोग कुछ मिले जो इंटरेस्टेड थे इस चीज को करने में, तो हम लोग मिलके साथ में प्रैक्टिस करने लगे। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें मॉर्निंग में इतनी बजे आना है या हमें इवनिंग में आना है, और वो प्लेस भी खाली रहती थी, वहाँ पे ज्यादा कोई रहता भी नहीं था। तो हम लोग प्रैक्टिस करते थे और चोरी छुपे करते थे। तो अब इस बीच में ऐसा भी बहुत टाइम ऐसा आया कि पेट्रोल के पैसे नहीं थे और जूते नहीं थे राइडिंग के लिए। हाँ, गिर गए तो घर जाना है तो चोरी छुपे जाना पड़ता था, बच के रहना पड़ता था। पहला जो एक्सप्रेशन था घर वालों का जब उन्हें पता चला कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि उस समय रिस्की भी था, क्योंकि जैसा आप बता रहे हो कि प्रॉपर गियर नहीं होते थे सेफ्टी के लिए, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था उस समय? देखो इसका एक बहुत फनी पार्ट बताता हूँ क्या होता है कि 2 तरीके से लोगों को पता चलता है कि आप पहले तो कोई और बताता है, और एक ऐसा होता है कि घर वाले खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उन्हें पता लगता है कि एक्चुअली कर क्या है तो मेरे साथ में ऐसा सीन हुआ है। आपके इसमें कौन सा वाला सीन हुआ कि मेरे उसमें सेकंड वाला हुआ है। सेकंड वाला ऐसे हुआ है कि मेरी
मेरी मम्मी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थी, तो वहाँ पे कई मतलब बहुत सारे ऐसी जानकारियाँ वगैरह के लिए न्यूज़ जो न्यूज़पेपर्स के जो ये पत्रकार लोग रहते हैं या मीडिया वाले लेते हैं, तो वो लोग टाइम टू टाइम वहाँ पे आते रहते हैं किसी ना किसी जानकारी के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही कुछ एक कभी मेरी मम्मी की किसी से बात हुई, लकीली उनका नाम भी राहुल था। राहुल। तो वो भैया से बात हुई, तो उन्होंने पूछा कि आपका लड़का क्या करता है, तो उन्होंने बोला वो कुछ स्टंट वगैरह का टाइप का कुछ करता है, इस तरीके से करता है। तो वो भी क्यूरियस हो गए कि यार ये मतलब क्या करता है। तो मेरी मम्मी को कहा उनने कि आप मेरी बात करवाइए उससे कि वो क्या करता है, किस तरीके से है, कौन सा स्टंट करता है। मतलब स्टंट में भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप डांसिंग में है, फ्री स्टाइल में है, हिप हॉप कल्चर में है, इस तरीके से अलग 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 अलग, स्केट बोर्डिंग, बहुत सारी चीजें। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो उन्होंने मेरी बात करवाई, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको ट्रैक पे बुलाया। वो ट्रैक था MR10 के पास में। तो वो आए और आके पूछे कि यार क्या करते हो तुम, मतलब कैसे। मैंने बोला मैं बाइक पे स्टंट करता हूँ। तो बोलते अच्छा बाइक पे स्टंट करते हो, बोलते ठीक है। पहले मैंने उनको डेमो दिया। मैंने बताया उन्हें कि इस तरीके से स्टंट होते हैं, ये इसे व्हीली कहते हैं, ये अलग टाइप की व्हीली है, ये इस तरीके का व्हीली है, ये बाइक के ऊपर खड़े हो जाना तो उसे हम क्राइस स्टंट कहते हैं, जिसमें दोनों हाथ ऐसे ओपन रहते हैं और बाइक के सीट के ऊपर हम खड़े रहते हैं विदाउट हैंडल को टच करे हुए। और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग स्टंट्स हैं, मतलब वेरियस ऑफ स्टंट्स है ना। तो उसमें उस टाइम पे मैं बेसिक स्टंट्स ये सब जानते थे, क्योंकि ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं था। तो जितना भी हम लोगों ने गेन करा वो यूट्यूब वगैरह पे हम देखते थे। उस टाइम पे ऑर्कुट बूम पे चलता था, तो ऑर्कुट पे हम कनेक्टेड थे काफ़ी सारे फॉरेन के राइडर्स से, तो उन लोगों को देखते रहते थे। इंडिया में इतना पता भी नहीं था कि कौन कर रहा है। बाकी इंदौर में जो मेरा ग्रुप था, मतलब जिस ग्रुप में मैं हूँ आज और जिसको मैं लीड करता हूँ, वो ग्रुप बहुत टाइम से एक्टिव था। मतलब हमारा जो आज ग्रुप है वो इंडिया का टॉप 3 ग्रुप्स में से बिलोंग करता है, जिन्होंने स्टंट राइडिंग की शुरुआत करी है इंडिया के अंदर और सेंट्रल इंडिया में। तो ये उस टाइम पे किस्सा ये हुआ कि वो आए, मैंने फोटो शूट करे और नेक्स्ट डे पेपर में आ गया। ठीक है, पेपर में पब्लिश हुआ। और हम लोग वे एज यूजुअल सुबह उठ के हम लोग फिर निकले प्रैक्टिस पे। तो हम चाय पीने रुके, तो उधर ही हमारे ट्रैक के पास में है। तो एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था उसमें। मैं सुबह हम लोग चाय पीने रुके, बस नाश्ता वगैरह करा, चाय पी रहे थे, इतने में वो पेपर, सेम पेपर था जिसमें वो आया था। तो एक दादा पेपर पढ़ रहे थे। तो क्या होता था, यूजुअली हमें बार बार ये सुनने को मिलता था कि ये क्या काम है, ये कोई काम नहीं है, ये तो सर्कस वाला काम है, ये तो ऐसा काम है, वैसा काम है, गिर जाओगे, पड़ जाओगे, कुछ भी होगा XYZ। तो मेरे माइंड में वही एक चीज थी कि यार ये ऐसी तरीके से बोलते हैं लोग, तो इनको ओपिनियन जानते हैं, थोड़े बुजुर्ग थे अंकल वो। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने देख लिया कि मेरा पेपर में फोटो छपा हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि दादा ये लड़का क्या कर रहा है, देखो मतलब कैसे कर रहा है ये। तो बोलते नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहा है ये। तो उन्होंने बहुत उस टाइम पे तारीफ करी उन्होंने, मतलब वो चीज एक मतलब मोटिवेट कर दिया कि नहीं यार, मतलब चलो किस एक एज वाले पर्सन को समझ में आ रहा है, हमारी एज हो गई क्या बोलते हैं ना, एक मीडियम एज वाले लोग, ठीक है, उन लोगों को तो समझ में आ जाएगा। बट एक आप किसी बुजुर्ग का ओपिनियन लोगे ना, तब आपको फील होगा कि यार वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और वो अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, या उससे आपको आपके आगे के डायरेक्शन समझ में आएगा। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर मैंने लास्ट में फाइनली उनको बताया कि ये फोटो में मैं हूँ, ये मेरा फोटो है। उनका क्या रिएक्शन था? वो अरे वाह बेटा तू तो जी, और वो ऐसे मतलब आशीर्वाद देने लग गए, बहुत खुश हो गए वो देख के कि मतलब मैं जिसको पेपर में देख रहा हूँ वो बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ। और फिर मैंने बोला, मैंने उनके पैर पड़े उस दिन, मैंने बोला दादा आप पहले बंदे हो जिन्होंने अप्रिशिएट किया है मुझे, ऐसा है। हाँ, इस चीज को समझा। और फर्स्ट आपने जो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने वो इंप्रेशन मेरे लिए बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया। मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करा, तो मुझे वो चीज देख के बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अपने घर आया, फिर मेरे घर पे मेरी मम्मी ने देखा, मैं बोलती तू ये करता है, तो ये स्टंट करता है, हम तो समझते थे तू कुछ और करता है, तो ये वाला स्टंट कर रहा है। तो उस दिन तो मैं मतलब मेरा दिन अच्छा भी था और थोड़ा वैसा भी था, क्योंकि अब मुझे ये टेंशन हो गया था कि कल से मैं वापस निकलूंगा कि नहीं घर के बाहर,
या मुझे जाने को मिलेगा कि नहीं। तो 1-2 दिन तो मैं घर में ही रहा कहीं गया नहीं। हालांकि सब लोगों के फोन आने लग गए, पापा के पास में, मम्मी के पास में, अरे ये रया राहुल है क्या? तो पापा ने बोला हाँ हाँ ये हमको भी नहीं पता था ये करता है। तो इस तरीके से ऐसे ये वो इंसिडेंट इस तरीके का रहा मेरे जीवन का। और टर्निंग पॉइंट तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2007 था, मगर ये भी एक टर्निंग पॉइंट था। अब जब वो पेपर में पब्लिश हो गया तो इतना लोगों तक मैं पहुंच चुका था, लोग इंदौर में जानने लगे थे क्योंकि राहुल शर्मा नाम का लड़का है और वो स्टंट राइडिंग करता है और वो MR10 के पास में उसका ट्रैक है। अब जब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करने जाता था तो लोग ढूंढते हुए आते थे देखने के लिए। हाँ, तो कुछ बाइकर्स भी आए, ठीक है, ऐसे ही मैं अपने फिर मैं आगे जिनसे टच में आया तो वो मुझे ऐसे ही ढूंढते हुए आए वहाँ पे। मतलब वो खुद भी स्टंट राइडर थे और फिर वो आए और वो बहुत अच्छी करते थे। मतलब मैं कुछ भी नहीं करता था उस टाइम पे, मतलब मेरा नॉर्मली 2008 में आप क्या ही विली करते हो कि मतलब पॉपअप करना बहुत बड़ी बात थी। मैं हार्डली उस टाइम पे 200 मीटर्स की या 250 मीटर्स 300 मीटर्स के आसपास तक की लॉन्गेस्ट विली करता था। मैं उनसे मिला, वो आए ढूंढते हुए, जब उन्होंने पेपर में आर्टिकल देखा, क्योंकि उस टाइम पे मैं RX 135 5 स्पीड पे करने लग गया था। तो वो एक बाइक यूनिक थी और कोई और करता नहीं था। सिर्फ जब जिनका मैं बता रहा हूँ उनका नाम जीतू भैया है, तो वो वहां पे आए और वो RX 100 पे करते थे। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि यार ये बंदा कौन आ गया जो इस पे कर रहा है। 5 स्पीड पे करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पावर भी है, टॉर्क भी है और उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट था। और उस टाइम पे हमें ऐसा कोई नॉलेज भी नहीं था कि यार इसमें क्या टेक्निकल चीजों को हमको फॉलो करना है, ब्रेकिंग कितनी करनी है, कितना थ्रॉटल रखना है। हम सिर्फ बॉडी वेट के ऊपर राइडिंग करते थे। थ्रॉटल होता ना कि बाइक के थ्रॉटल की आवाज के ऊपर राइडिंग करते थे कि अच्छा हाँ इतना थ्रॉटल देंगे, इतनी दूर जाएगी, फिर हमें थ्रॉटल देना, फिर और जाएगी, फिर थ्रॉटल देना, फिर ये 4 आर्म्स के थ्रू, बॉडी वेट के थ्रू हम पूरा उसको मेंटेन करके चलते थे। अब काफी क्रैशेस होते थे, बहुत क्रैशेस होते थे। मतलब मैं हर दिन ऐसे जाता था, मतलब बहुत कम ऐसे दिन रहते थे जिस दिन में गिरा पड़ा नहीं गया होगा। उस समय जब गिर पड़ के घर जाते होंगे तो घर वाले और कुटाई करते थे या बोलते थे कि चल ठीक है गिर गया? अरे घर वालों को बताता कौन था? घर वालों को बताता कौन था? उनसे छुप के जाना पड़ता था। तो क्या होता था कि अब जैसे लग तो गई है, गिर तो गए, यूजुअली क्या होता था कि लगती बेसिकली क्या होता है, आज भी कोई भी इंसान अगर कोई गिरेगा बाइक से या साइकिल से, व्हाटएवर, किसी भी चीज से, सबसे पहले उसके पाम्स ये ही रखा, ये हथेलियां जो है ना ये ही जमीन पे जाएंगी, ये यूनिवर्सल है। सही है ना? उसके बाद उसके घुटने घिसाएंगे जो नीज रहते हैं और फिर बची कुछ ही ये एल्बो नी, ये एल्बो वाला ये रहता है पार्ट। तो इसको कवर करते थे हम ग्लव्स पहन के, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे थोड़ा सा अच्छे उसमें करना है। मैं जब मेरा फर्स्ट आर्टिकल आया था तब भी मैं हेलमेट वगैरह यूज करता था, ग्लव्स, गार्ड्स वगैरह, क्योंकि गिर गिर के ये तो समझ में आ गया था कि बार बार गिरेंगे ना तो रिकवर नहीं हो पाएंगे टाइम पे। तो गार्ड्स मैं पहनने लग गया था, ग्लव्स पहनने लग गया था। 1 साल के अंदर मैं इतनी चीजें फॉलो कर रहा था। तो ये कई बार बचाती भी थी, कई बार लगती भी थी, बट क्रैशेस का रेशियो बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। क्रैशेस ज्यादा हो रहे थे और इंजुरीज भी हो रही थी। तो वो इंजुरीज से बचने के लिए मैं बार बार कोशिश यही करता था कि थोड़ा सा सेफ करूँ राइडिंग, क्योंकि स्टंट राइडिंग बहुत एग्रेसिव स्पोर्ट है। रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते। पलक झपक जाती है और इधर क्रैश हो जाता है। और मेन सबसे ज्यादा क्या होता है प्रॉब्लम, जब आप स्टंट राइडिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हो या आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप एक ब्लैंक स्टेट में होते हो, आपके माइंड में कुछ भी उस टाइम नहीं चल रहा होता है। आपको बस ये समझ में आता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये व्हीली करनी है। और अब से बाइक का इंजन आप साउंड अंदर चलता रहता है, कानों के अंदर, माइंड के अंदर ये चलता रहता है कि बस मुझे ये व्हीली करनी है, मुझे इस टारगेट से उस टारगेट तक पहुंचना है, मतलब A पॉइंट टू B पॉइंट मुझे पहुंचना है। क्योंकि हमारे लिए यही टारगेट था कि हमें 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर ऐसे व्हीली हमें करनी है। 500 मीटर मतलब हाफ ऑफ द किलोमीटर आपने कवर कर लिया है बाइक पे, वन व्हील पे। तो वो एक सबसे बड़ा, मगर उसी में सबसे ज्यादा क्रैशेस होते थे, क्योंकि आप जब बिगिनर स्टेट पे होते हैं ना, आपको कोई नॉलेज नहीं होता है, आपको कैसे चीजों को बनाना है, कैसे उनको संभालना है,
क्या टेक्निक्स फॉलो करनी है, क्या नहीं करना है। और इसी में सबसे ज्यादा लोगों के क्रैश होते हैं। सबसे ज्यादा लोग है ना बैकआउट इधर से ही होते हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई गिरता है तो सबसे पहले उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि वो ये सोचता नहीं है कि मैं कभी गिरूंगा, बट वो जब गिरता है, वो इंजर्ड होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये चीज तो बड़ी रिस्की है और इसको मैं आगे नेक्स्ट टाइम कैसे करूं। या तो अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ में तो वो सेफ रहेगा, मतलब इंजुरीज के चांसेस 1% हो जाएंगे। बट अगर वो विदाउट गियर्स कर रहा है, विदाउट हेलमेट कर रहा है, विदाउट ग्लव्स गार्ड्स, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम वापस से खड़ा होना। और मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं गिरता था और मैं यही सोचता था कि वापस अभी करना है, अभी नहीं करा ना तो बाद में नहीं कर पाऊंगा। जब आप घर पे फुल स्लीव लेकर बैठे रहते थे तो घर वाले समझ ही जाते होंगे कि यार कुछ तो आज हुआ है, जो ये इतना शांत और इतना गौ की तरह घर पे बैठा हुआ है। तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया रहती थी घर वालों की? बस घर वाले हमेशा यही पूछते थे कि जैसे ऐसे देख लिया ना उनने कि मैं फुल स्लीव्स में बैठा हूँ और एकदम चुपचाप बैठा हूँ, ज्यादा हिल डुल नहीं रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो वो ये समझ जाते थे कि भाई मैं गिर पड़ के आया हूँ। मुझसे पूछते थे भाई ज्यादा चोट तो नहीं आई, तो और चोट आई है तो कहाँ पे है, क्या लगी है, ज्यादा तो नहीं लगी, और हमेशा करो सेफ्टी के साथ में करो, ये उनका कंसर्न रहता था मेरे लिए हमेशा। क्योंकि इतनी बात तो वो समझ गए थे कि मेरे 2-3 साल के जब स्टार्टिंग के उसमें कि ये अब पीछे नहीं हटेगा, बस इसको रोके हम कैसे, ये उन्हें सोच, मतलब मेरे घर वाले ऐसा सोचते थे कि हम इसे कैसे रोक सकते। तो बोलते ना कि वो एक मूवी थी उसमें था कि सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, है ना, कभी कुछ लालच मिला, कभी कुछ लालच मिला। तो ऐसे ही लालच थोड़े थोड़े मिलते हैं घर वाले सबके देते हैं कि तू ये कर ले, फिर उसके बाद में हो जाएगा, ये पढ़ लो, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी जर्नी चलती रही। और टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ इस बात में, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहा हूँ इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे आगे स्टंट राइडिंग करनी थी। 2010 जब मैं 10 में आया तब मैं मुझे अच्छे से याद है, मेरा फर्स्ट क्रैश हुआ था, मेजर क्रैश हुआ था। मेरा एंकल की 3 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी, और एक तो ऐसी हो गई थी पूरी कैंडी जैसी, पूरी कैंडी जैसी टूट गई थी, उसमें वायर्स डले थे, 3 जॉइंट्स टूट गए थे, मतलब टूट क्या कहते टर्न हो गए थे, और 2 हेयरलाइन फ्रैक्चर थे, 3 जॉइंट्स टर्न हो गए थे, 2 बोन्स के अंदर वायर्स डले थे, और मैं 1.5-2 महीने के लिए टोटल बेड रेस्ट पे था। तब मैंने सोच लिया था कि भाई मुझे ये नहीं करना है। इसके पहले भी क्रैश हुए थे मेरे, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट मेरा क्रैश हुआ था तो कुछ 2009 के आसपास, 2008-9 के बीच का मेरा मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट टाइम मैंने लॉन्गेस्ट व्हीली मारी थी। वो थी 1.2 किलोमीटर्स की। तो मैं बाईपास पे उस टाइम उस दिन व्हीली कर रहा था, और मेरे लाइफ की फर्स्ट व्हीली मैंने इतनी लंबी उस टाइम पे करी थी 1.2 किलोमीटर्स की। तो आपने देखा होगा बाईपास पे टूवर्ड्स हम राव की तरफ जाते हैं, तो डीपीएस के सामने मैं हम लोग प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे। तो मैं 1 किलोमीटर मैंने क्रॉस किया, और मैं बहुत खुश था कि अब 1 किलोमीटर का माइलस्टोन मैंने क्रॉस कर दिया, अब और ज्यादा जाना है, और ज्यादा जाना है। और तब अराउंड मैं यूज कर रहा था 4th गियर पे व्हीली कर रहा था मैं, और बहुत ऑलमोस्ट स्पीड जो थी वो 100 किलोमीटर के आसपास पहुंच गई होगी, क्योंकि आपको इतना आइडिया नहीं रहता, जजमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। वहां पे मेरा बाइक का जो एक पीछे मैंने व्हीली बार बना के रखा था, तो वो टच हुआ, और वहीं से मेरी बाइक राइट में टर्न हुई, और धीरे धीरे राइट की तरफ जाते जाते वो मैं बाईपास से नीचे उतर गया। और जब मैं नीचे उतर गया, उस टाइम तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो इतनी, मतलब पलक झपकते से क्या हुआ, कुछ भी नहीं समझ में आया। जब मैं खड़ा हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि यार मेरा कॉलर बोन कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। मेरी बाइक कहीं और पड़ी हुई है, मैं कहीं और पड़ा हुआ हूँ, और हेलमेट वगैरह मैंने पहना था, तो मैं बहुत उससे सेफ था। मैं जब उठा, फिर मैं जो मेरे और फ्रेंड्स थे वो लोग आए, उन लोगों ने बाइक वाइक उठाई, मेरे को बिठाया, पानी वानी पिया, और फिर मैं थोड़ी देर में बैठा रहा, और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया यहाँ पे कॉलर बोन पे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि यार कैसे किया जाएगा, मैंने बोला मैं चले जाऊँगा। अब मानोगे नहीं कि मैं उस टाइम वहाँ से बाइक चला के लेके आया था, और तब ये मेन जो कनेक्टिविटी है ना अपना रेडिसन से वहाँ तक जाने के कोई रोड नहीं था, डायरेक्ट आपको बिचौली मर्दाना से होते हुए आना पड़ता था। तो मैं ऐसे वापस घर आया, घर आके मैं रेस्ट किया थोड़ी देर, मैंने टी शर्ट वगैरह चेंज करी, शर्ट पहना, और रेस्ट करने के बाद में जब मैं उठा तो मुझे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं डॉक्टर के गया, मैंने दिखाया,
तो मेरे से पूछे कि अकेले आया हो, मैंने बोला अकेले आया हूँ किसी को लेके नहीं आ सकता। तो फिर मैंने एक दोस्त को बुलाया, जब तक मुझे उन्होंने बैंड लगा दिया था कि हाँ भाई आपको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है। यहाँ पे मुझे हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था, तो मेरे फ्रेंड को बुलाया, बोलते यार क्या कर रहा है तू कैसे कर रहा है, ये सब गिर पड़ के आएगा और ज्यादा कुछ हो जाएगा। मैंने बोला अभी तो घर चलते हैं। जब मैं घर गया तो मेरे घर वालों ने मेरी आरती उतार दी खूब सुनाया, ये कर रहा वो कर रहा ऐसा वैसा। मैं भी उस टाइम मेरा मॉरल डाउन हो चुका था पूरा कि आगे कैसे करूं, और अब ये क्रैश हो गया, आगे और भी कोई सीवियर इंजरीज नहीं हो इन फ्यूचर। तो फिर मैंने मन बना लिया था कि छोड़ देना चाहिए, अब छोड़ देंगे। तो मैं रिकवर हुआ 1.5-2 महीने तक, मगर जब भी मैं बाइक चलाता था तो मुझे बस एक ही चीज याद आती थी, यार मैंने 1 किलोमीटर की वीडियो मारी है। वो खुशी। हाँ वो खुशी याद आती थी। मैं घर पे रहता था, मतलब लाइफ में पता है सबसे डिप्रेसिंग टाइम क्या होता है? जब आप इंजर्ड होके घर पे बैठते हो, क्योंकि आप डिपेंड हो जाते हो किसी पे। और वो सबसे डिप्रेसिंग टाइम होता है किसी भी एथलीट के लिए। मतलब मैं किसी भी एथलीट के, वर्ल्ड वाइड एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, जो किसी भी स्पोर्ट के अंदर हो, मोटो एक्सट्रीम के अंदर, कोई भी, जब वो घर पे बैठा होता है ना इंसान, तब वो ये सोचता है कि यार मैंने सही किया, मैंने गलत किया। और अगर आपने कुछ सुना होगा, एक मूवी का डायलॉग है कि इंसान उसी चीज से जीतता है जब वो अपने डर को बार बार रोज चैलेंज करता है कि मैं तुझे को हरा के रहूंगा। भैया जैसे आपने बताया कि ऑलमोस्ट आपने छोड़ ही दिया था चीजें, तो वापस कमबैक करने का कैसे मन बनाया और कैसे कमबैक किया? क्योंकि वो बहुत, मैं जानना चाहूंगा और हमारी जनता भी जानना चाहिए, जिस इंसान ने सारी चीजें छोड़ दी उसके बाद से वापस उस इंडस्ट्री में इतना नाम कमाना, ये भी भारत में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना, वो आगे आप बताओगे। तो वापस कैसे कमबैक किया आपने चीजों को लेकर? 3 महीने तो मैं टोटल आउट था। मैं सोच लिया था कि अब मुझे राइडिंग नहीं करना है। अब मैं ठीक है, नॉर्मली हम रहते हैं जैसे नॉर्मल सभी लोग रहते हैं, बट क्या हुआ कि जब भी मैं बाइक चलाता था तो मुझे वही याद आता था कि यार मैं व्हीली कर रहा हूँ मैं व्हीली कर रहा हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। मतलब थ्रॉटल है ना, ऐसे बढ़ते जाता था। मैं अपने आप को कंट्रोल करता था कि नहीं नहीं नहीं। फिर फाइनली एक दिन मैं गया वापस, मैंने बोला एक ट्राई करके देखते हैं वो ट्राई करा, और जहां मैंने छोड़ा था ना मैं उससे आगे निकल गया। मतलब उस दिन मैं वापस 1 किलोमीटर के पार निकल गया। सोचो 3 महीने के बाद मैं गया हूँ, मतलब कोई भी एक ब्रेक के बाद में गया। क्यों? क्योंकि मैं इतने टाइम से ना बस वही चीज सोच रहा था कि मैं ये कर रहा हूँ और मुझे वो खुशी मिल रही थी कि मैंने वो अचीव करा था। मैं बोला नहीं यार, अभी डन नहीं हुआ है, अभी अपना अभी सफर बाकी है, करते हैं। अप एंड डाउन आ गया है, चलते हैं वापस से। फिर वापस से स्टार्ट किया। फिर 2 साल और प्रैक्टिस चल रही थी, फिर और अच्छे लेवल पे आया। मैंने बाइक भी चेंज करी, तो फिर मैं जो आज मेरी प्रेजेंट टीम है उनके साथ में मैं जुड़ा। फिर उन लोगों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। वहां से मेरे को समझ में आया कि प्रोफेशनलिज्म कैसा होता है, आपको किस तरीके से फॉलो करना है। वो से एक टर्निंग पॉइंट था वहां से मेरी लाइफ में, कि जब मैंने बाइक स्विच करी और मैं मेरी प्रेजेंट टीम में आया। वहां पे मैंने आके सीखा कि आपको अगर कोई स्पोर्ट करना है ना तो उसे बहुत बहुत तरीके से करना पड़ेगा, बहुत प्रॉपरली करना पड़ेगा, एक मैनर से, एक डिसिप्लिन के साथ में करना पड़ेगा। क्योंकि इन दी एंड आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज को, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी फैमिली को, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स को, आप सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मुझे एक उम्मीद आ गई कि चलो अब मैं सही लोगों के पास में आ गया। मतलब अभी तक मैं भटक रहा था, मैं कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स थे जिन लोगों ने मेरा बहुत इनिशियल डेज में साथ दिया है और वो आज भी मेरे दोस्त हैं, और आज भी मैं उनसे वैसे ही, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उनसे मिलता हूँ। वो सब अब राइडिंग नहीं करते हैं, बट वो मुझे एक ही बात बोलते हैं कि तू कर रहा है। तो इस इंडस्ट्री में आगे जाने के बाद कभी आपको मेंटर मिले, या जिनको आप देखकर सीख रहे थे उनसे कभी मुलाकात हुई आपकी? हाँ, ये कहानी का जो सेकंड, मतलब हम बोलेंगे कि इसका एक और जो टर्निंग पॉइंट आया वो ये आया 2010 से। फिर से मेरा क्रैश हुआ 2010 में मेरा फिर क्रैश हुआ। उस टाइम पे मेरा एंकल फ्रैक्चर हुआ, जिसमें 3 बोन्स मेरी फ्रैक्चर हुई। एक तो पूरी कंडी हो गई थी, वायर्स डाले, जॉइंट्स घूम गए थे, हेयरलाइन फ्रैक्चर थे। 3 महीने में बेड रेस्ट पे फिर गया। अब उस टाइम पे मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं रेस्ट करता था और बस वीडियोस वगैरह अपने, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे
तो इंटरनेट था नहीं इतना, तो हम लोग क्या वीडियो डाउनलोड करवा लेते थे यूट्यूब से, साइबर कैफेज वगैरह से, तो हम लोग वो वीडियो देखते रहते थे बार बार कि ये कैसे होगी ट्रिक, ये कैसे होगी ट्रिक। तो एक वीडियो मैंने देखा, स्विस वर्ल्ड चैंपियनशिप का वीडियो था 2010 का। तो उसमें मैं जब वीडियो देख रहा था तो उसमें मैंने एक बंदे को देखा, और मैं बंदे की स्किल देख के ऐसा हो गया, नहीं यार क्या ही ये बंदा क्या ही कर रहा है, मतलब ये बंदे को मेन उसमें होना चाहिए, ये बंदे को आगे होना चाहिए, और ये बंदा पीछे क्यों है। अब वो क्या हो रहा था कि मैं भी एक डिप्रेसिंग टाइम से जा रहा था, मैं भी अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था। तो हालांकि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो आप मेरे आइडल हैं आज, और मैं उन्हें ही फॉलो करता हूँ, बट वो एक फेज बता रहा हूँ मैं आपको कि उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि यार ये बंदा क्यों नहीं आगे हो रहा है, ये बंदे के अंदर इतनी स्किल्स है, जैसे मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मैं आगे नहीं आ रहा हूँ, ये बंदा भी नहीं आ रहा है। तो मतलब एक कनेक्शन जुड़ गया, एक बॉन्ड जुड़ गया, मैं उनके अंदर अपने आप को देखने लग गया। बोला यार ये बंदे से एक दिन तो मैं मिलूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं राइडिंग करूं, मैं राइडिंग नहीं करूं, मैं कहीं पहुंचूं नहीं पहुंचूं, बट एक दिन मैं इस बंदे से जाकर जरूर मिल के आऊंगा, और इसको एक दिन ये जरूर कह के आऊंगा, आई एम योर बिगेस्ट फैन। मैंने तुम्हें तब देखा था और मैं आज आया हूँ, और क्योंकि ऑब्वियस बात है वो यूरोप में रहते हैं, तो और वहां तक जाना कोई इजी टास्क भी नहीं है। आज की डेट में तो थोड़ा इजी हो गया, मगर उस टाइम पे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि यार इतना इजी होगा, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। तो बस वहां से एक मोटिवेशन चालू हो गया, अब इस बंदे से मिलेंगे यार, अब मिलना है। और ये वापस से जब मैं रिकवर होकर निकला, तब मैं वापस आया, थोड़ा सा था मन के अंदर एक डर था कि नहीं यार वापस से क्रैश नहीं हो जाए अभी रिकवर हो, क्योंकि एक क्रैश के बाद में आपको प्रॉपर 6 महीने की रिकवरी चाहिए। 6 महीने आपको चाहिए ही रिकवर होने में, आप वापस अपने उस स्पेस में, अपने रिदम में आने में आपको समय लगता है। और जब आपके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और मुझे उसी पैर में हुआ जिससे मैं ब्रेकिंग करता हूँ। तो मैं मतलब सारे ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि स्टंट राइडिंग सिर्फ आप जो देखते हैं ना वो वैसे नहीं है। स्टंट राइडिंग के बहुत अलग अलग टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। स्टंट राइडिंग टोटली बेस्ड है ब्रेक्स के ऊपर, जो रियर ब्रेक्स होते हैं, फ्रंट ब्रेक्स होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आप तभी उसके पावर को कंट्रोल कर पाते हो, बाइक के पावर को। क्योंकि आपने जैसे हम एड्स देखते हैं तो 0 to 60 इतने सेकंड में पहुंच गई, व्हीली में उससे भी तेज हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो जैसा आपने बताया कि घर पर जब आप रेस्ट कर रहे थे, डिप्रेशन में थे, अपने आप को आइडल को देखा जिन्हें आप आइडल मानते हो, तो उनसे आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? देखो थोड़ा सा मैं इसको स्टार्टिंग से फिर आगे स्टार्टिंग से बढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत आगे की पिक्चर है। ओके। तो मैं उस बीच के फेज में मेरे साथ में क्या हुआ ना, मैं वो शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि वो ही एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हर किसी की लाइफ में। क्योंकि क्या है, रिजल्ट तो आपको इन दी एंड आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर वो प्रोसेस की जर्नी में क्या हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। वो ही सबको होना चाहिए, और वो ही मैं भी वैसी ही प्रोसेस में रहा। मतलब वो प्रोसेस सबसे डिफिकल्ट पार्ट है लाइफ का, हर किसी के लाइफ का, जब आप उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपके लाइफ में इतने अप एंड डाउन आते हैं, इतनी चीजें आप सोचते हो, मल्टीपल चीजें आती है कि कभी होगा कि नहीं होगा बॉस, कभी मैं इस ड्रीम को अचीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। चाहे आप कितने भी लोगों के आपने बायोग्राफीज पढ़ी होंगी, उनके बारे में सुना होगा, वो हमेशा एक ही बात बोलते कि प्रोसेस ही है। फिर जब मैं रिकवर होकर आया, मैंने देखा कि अब मुझे करना है, अब मैंने फिर से वापस प्रैक्टिस करना चालू करा। फिर मैंने मल्टीपल मैं रियलिटी शोज करे, मैंने अरे वाह, ऐसे रियलिटी शोज करे, मैं स्टेज पे परफॉर्म कर दिया है, सब कुछ हो गया है, हाँ हो गई है, आप सिलेक्ट हो गए हो। और पता है क्या हुआ, मेरा दिखाया ही नहीं, शो वाले ने दिखाया ही नहीं। देख रहे हो, मतलब जो पहली बात कही थी ना राहुल भैया ने आने से पहले कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, तो शायद क्या ये वही मर्जी थी कि आपका पूरा सिलेक्शन होने के बाद भी आपका टेलीकास्ट ही नहीं किया उन्होंने? हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा बुरा तो लगा होगा चीजों देखो को लेकर। ये बहुत गंदा फेस था मेरी लाइफ का ना। एक तो मैं रिकवर होके आया था, 2010 की बात है, 2010 से लेके 2013 तक में मैं बहुत सारे रियलिटी शोज करे, और आपने बहुत स्टंट राइडिंग में आपने नाम भी सुना होगा, MTV स्टंट मेनिया का। तो फर्स्ट सीजन जब आया था तब मैं क्रैश में पड़ा हुआ था, मैं रिकवर हुआ। सेकंड में मैं गया तो मैं वहां से सिलेक्ट ही नहीं हुआ,
क्योंकि मैं उसकी क्राइटेरिया में नहीं आ पा रहा था क्योंकि वो रूडी जैसा थोड़ा सा ना, वो ग्रुप डिस्कशन ये वो करना है, और हम वैसे नहीं है कि पट 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 बोले जा रहे हैं ऐसा है। तो वहां से हम सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं पुणे में मैंने ऑडिशन दिया था, वहां से मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर मैं थर्ड उसका वेट करा, थर्ड सीजन में मैं गया। मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया जयपुर में, वहां से मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे उनने उस टाइम क्राइटेरिया ये निकाल दिया था कि आप अपनी बाइक लेके आओ और परफॉर्म करो। अब जब जो बाइक मेरे पास में आई है ना, वो ऑलरेडी 10 लोगों के साथ में स्टैंड करते हुए आ रही थी 11वां में था। तो वहां से फिर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। बट मेरे पास में इतना टाइम था कि मैं अपनी बाइक को लेके दूसरी जगह पे पहुंच पाऊँ। मैं जयपुर से इंदौर आया, 3 दिन या 4 दिन का मेरे पास में टाइम था। मैं यहाँ से भोपाल गया और मैंने धुआंधार परफॉर्मेंस करा। मतलब आप मानोगे नहीं शुभम, एक परफॉर्मर के लिए पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कि कोई उसे अप्रिशिएट कर रहा हो नहीं कर रहा हो, बट जो ऑडियंस है अगर वो उसे अप्रिशिएट कर रही है तो वो हीरो है। बहुत बढ़िया। मेरे लिए यही हुआ वहां पे। मैंने वहां पे परफॉर्म किया। मैं जब परफॉर्म करके निकला, ऑडियंस जो थी ना वहां पे, जो व्यूअर्स थे, वो देख के बोले भाई तेरा सिलेक्शन पक्का है, तू मचा देगा, ये कर देगा वो कर देगा, भाई तेरा पक्का है। क्योंकि उनके क्राइटेरिया में मैंने सारी चीजें कर दी थी जो उनने मांगी थी। ऑडिशन उस टाइम में प्रिपेयर होके भी था कि मुझे ऑडिशन कैसे देना है, मुझे बोलना कैसे है। और आप मानोगे नहीं, जब रिजल्ट आए तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब ठीक है। वहां से मैं गया, अपसेट हुआ। ठीक है, मेरे एक दोस्त को फोन किया, बोला यार ऐसा ऐसा हुआ है यार। मतलब ऑडियंस मेरे सपोर्ट में बोल रही है, बट वो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने, मैं गया उनके पास में, प्रोडक्शन हाउस जो हैंडल कर रहे थे उस टाइम पे ऑडिशन का। मैं गया, मैंने बोला कि सर मेरा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? मैंने तो आपके सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए ना, आपने जो बोला, मैंने वो सारे स्टंट्स भी करे, सब कुछ करा। बोलते दीज आर द मास्टर्स, अब अगली बार मास्टर बन गया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बोला ठीक है। मैंने बोला चलो भाई साहब, राहुल शर्मा, बैड लक, हार्ड लक, नेक्स्ट टाइम जो बोलो वो चल रहा है, चल ही रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टूट जाता है इंसान, ऐसे टाइम पे टूट जाता है। मैं भी फिर से वो हुआ, मेरा दोस्त था, उससे मैंने बात करी, और एक इवेंट होने वाला था जयपुर में। फिर जयपुर गया 15 दिन बाद। तो हमारे स्टंट राइडिंग के सबसे लेजेंडरी राइडर, जिनका नाम है क्रिस फाइफर सर है, और वो BMW स्पॉन्सर्ड थे, अल्पाइन स्टार से स्पॉन्सर्ड थे, मल्टीपल ब्रांड से स्पॉन्सर्ड थे। उनका शो था, वहां गया। अब देखो, जब बोलते हैं ना कि जब हर जगह से पनौती चल रही होती है ना, तो बस आपके पास में हर जगह से पनौती आएगी। ठीक है, और वो ही सबसे टफेस्ट टाइम होता है, मतलब निकलने का। हम वहां पहुंचे, मुझे शो करने का मौका मिल रहा था उनके सामने, जिन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था, जो मेरे दोस्त थे। अब आप किस्मत देखो कि हमारा शो वहां पे कैंसिल हो गया। मतलब इससे ज्यादा अब इंसान अपने आप को क्या ही बोलेगा। क्या ही बोलेगा कि बॉस मैं यहाँ गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, मैं यहाँ गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, और मैं गया तो बेचारे मेरी पनौती इनके माथे भी आ गई, है ना। इनकी भी परफॉर्मेंस कैंसिल हो गई, क्योंकि उनका जो पहले वाला शो था जयपुर के पहले, वो एक और जगह परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे किसी का क्रैश हो गया, और उस क्रैश के कारण यहाँ पे मना कर दिया। कि कोई क्रैश ना, क्योंकि वो रेड बुल स्पॉन्सर्ड थे, BMW स्पॉन्सर्ड थे, तो और इंटरनेशनल लाइसेंस उनके पास में है, और मल्टीपल कंट्रीज में वो परफॉर्म कर चुके थे, वर्ल्ड चैंपियन, 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। उनके साथ परफॉर्म करना, मतलब आप समझ रहे हो, आप क्रिकेट के सचिन के साथ में अगर आप नेट प्रैक्टिस कर लो तो कितनी बड़ी बात है। सेम वैसा ही सीन हमारे लिए था कि हम परफॉर्म करने वाले, हम नर्वस थे, और वहां पे धज्जियां उड़ गई पूरी चीजों की। फिर मैंने उनको बोला कि भाई सॉरी, मेरी कारण हुआ, शायद मैं ही पनौती हूँ। मैं वहां से निकल के आया। फिर कुछ 6-8 महीने का गैप हुआ, प्रैक्टिस करने लग गया। फिर मैं और प्रैक्टिस करने लग गया। वो शो भी आ गया MTV वाला, देखा, हम देखे, सब कुछ हो गया। फिर रियलिटी शो आया IGT, इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 3। उसका ऑडिशन हुआ इंदौर में, हम लोगों ने ऑडिशन दिया। ऑडिशन में हम लोगों ने जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है वो हम लोगों ने क्लियर करा। हमें सेकंड कॉल आया, हमें दिल्ली जाना है शूट करने। हम लोग शूट करने वहां पे पहुंचे, दिल्ली पहुंच के सुबह कांड हो गया। अब कांड कैसा हुआ है सुनो आप। कांड ऐसा हुआ है कि हमने ट्रेन से बाइक लेके गए थे, हमने ट्रेन से बाइकें उतारी और प्लेटफॉर्म पे हमने चालू कर दी, हमारे एक फ्रेंड ने, और हमें सुबह 6 बजे पुलिस वालों ने पकड़ लिया।
रेलवे रेलवे वाले ने। और हमारे 1 घंटे की 12 बजा दी पूरे तरीके से, ठीक है। और जैसे जैसे हमने मिन्नतें करके निकले माफी मांगी और हम लोग वहां से निकल के हम लोग वेन्यू पहुंचे। 10 बजे हम लोगों का कॉल टाइम था, हम वहां पे पहुंचे और फिर हमारा ऑडिशन स्टार्ट हुआ। फिर मल्टीपल, तब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि शूट होता कैसे है, किस तरीके से शूट होते हैं, रियलिटी शो कैसे होता है, कैसे ऑडियंस आती है, कैसे रीटेक होते हैं, सारी चीजें। मैंने, मेरी फर्स्ट स्टेप थी जब मैंने वहां से समझना चालू करा इन सारी चीजों को। उसके पहले एक और रियलिटी करा था बट वो भी आया नहीं था ऐसा सीन था। तो ये दूसरा एक हमारा हुआ था। ये आया फिर इसका शूट हुआ नहीं देखो मैं बताता हूँ, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरी लाइफ का। यहाँ पे मैंने जिनके साथ में शूट किया था वो गौतम, आप जानते होंगे, टीवी स्टार है, बहुत अच्छे एक्टर है गौतम करके। चैंग बदमाश कंपनी के वो थे जिसमें वो थे मूवी के अंदर थे शाहिद के साथ में, वो ये होस्ट थे उसके। अच्छा। और इनके साथ में बहुत मजा आया, हम लोगों ने बहुत अच्छा शूट हुआ। हमारा आउटडोर शूट था, हमने ये हमारे साथ बाइक पे बैठे हैं, हमने उनको पूरा स्टंट राइडिंग करी साथ में। आउटडोर हमारा शूट हुआ, हम स्टेज पे गए। हमारा बैक साइड में जैसे ये एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, हम यहाँ पे है, हमारे सामने धर्मेंद्र जी थे, किरण खेर जी थी, सोनाली बेंद्री जी थी। तो बहुत नर्वसनेस भी थी और एक मजा भी आ रहा था। और उन लोगों ने हाँ बोल दिया, जो उनका बजर वगैरह होता है, हमारा परफॉर्मेंस देख के सब कुछ हो गया। हम बहुत खुश, हम इंदौर आए। इंदौर बड़े मजे में, खूब दोस्तों को बुलाया, बोला चलो भाई अब टीम की पार्टी होगी, घूमेंगे एक दिन। हम लोग घूमे फिरे, है ना, मस्ती हुई। फिर हम वेट करने लग गए कि अब आएगा, अब कब मतलब एक होता है ना क्यूरियोसिटी कि जब आपने पहला कोई शूट करा होगा किसी और ब्रांड के साथ में और आप वेट कर रहे हो कब आएगा, मैं अपने आप को कब पहली बार बड़े पर्दे पे देखने वाला हूँ, मतलब हर घर में टेलीविजन पे मैं दिखूंगा। हम लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि हमारे बॉस, हम मतलब ऐसे, शुभम भाई तेरा भाई आने वाला है टीवी पे, तू देखना, एक आईजीटी पे आने वाला है, मचा दिया है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। मतलब बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि हम लोग कर चुके थे वो चीज, हमारा शूट हो चुका है, हमें कंफर्म है कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। इंदौर से हम लोग सिलेक्ट हुए हैं, एमपी से सिर्फ हम 2-3 लोग टीम्स मतलब जो थे वो लोग सिलेक्ट हुए थे अलग अलग कैटेगरी में, और हम कंफर्म थे कि हम आने वाले हैं। जब शो आया, पहला एपिसोड आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे सारे एपिसोड निकल गए। हम प्रोडक्शन वालों से बात कर रहे हैं कि भैया हमारा कब आएगा, कब आएगा, कब बताएंगे, कब, बोलते हैं अगले में आएगा, अगले में आएगा, अगले में, ऐसे करके पूरे एपिसोड्स हो गए और हमारा कभी आया ही इसमें भी नहीं आया। नहीं आया। वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग पार्ट था। फिर से हाँ, कितनी बार हाँ ये फिर कौन सी बार वाला अब ये पता है यहाँ पे मैंने पता है क्या सीखा, मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे बड़े लोग बोलते हैं ना, कभी भी कोई काम करो तो वो किसी को मत बताओ, किसी को भी मत बताओ, मतलब किसी को भी मत बताओ। सिर्फ एकदम सिलेक्टेड लोग होने चाहिए जो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो आपके साथ में आपका सपोर्ट करते हैं, सिर्फ उन लोगों तक बताओ। मतलब गिने चुने 1-2 लोग, फैमिली हो गई, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए। अब हमने क्या करा था, हमने ढिंडोरा कर दिया था कि हम आने वाले हैं, क्योंकि हम आने वाले थे, बहुत ऑब्वियसली शूट कर लिया है, बट हम नहीं आए। वहां से हमने एक ही बात सीखी, अब कभी भी कुछ करना है ना, कभी कुछ हो गया, जब तक दिखेंगे नहीं बॉस तब तक बोलेंगे नहीं किसी को। तो वो मेरी लाइफ का बहुत, और उस चीज को मैंने आगे बहुत इम्प्लीमेंट करते गया। मैंने बहुत इम्प्लीमेंट किया इन चीजों को। मैंने बहुत सारी ऐसे जब इवेंट्स हुए, जैसे मैंने एमटीवी स्टंट में एमटीवी रूडीज रियल हीरोज का प्रमोशनल शूट किया है मैंने। आईजीटी के उसके बाद में 2 शूट प्रमोशनल और शूट करे। एक और सोनी का था, उसके लिए भी हमने किया था, फिर भी वो हमें नहीं दिखाया। ठीक है, ये जर्नी चलती रही। 2014 आया, 2014 में मैंने इंटरनेशनल ऑनलाइन कंपटीशन में पार्ट लिया था, वर्ल्ड वाइड था, और उसमें मेरी 2nd पोजीशन आई। और आप मानोगे नहीं, वो जजमेंट था लाइक्स के बेसिस पे, शेयरिंग पे बेसिस पे, और क्या कमेंट्स आते हैं। और मुझे ये था कि यार मैं मतलब जो कंपटीशन है, अपन ने सोचा ही नहीं था कि वो सुपर बाइक वाले लोगों से है। हम यहाँ पे 200 सीसी पे कर रहे हैं और वो 650 सीसी अबाउ से उनकी चालू हो रही है बाइक्स, और मैं वहां पे 2nd था। उस कंपटीशन का नाम था XDL नो फ्रिल्स नो ग्रिल, ऐसा कुछ करा, नो स्किल्स नो फ्रिल्स करके ऐसा था उसका नाम। और XDL यूएस का सबसे बड़ा चैंपियनशिप होती है, स्टंट राइडिंग चैंपियनशिप होती है, बाइकिंग इवेंट होता है, और बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा नाम है XDL। और वो हुआ, और उसके बाद में उन्हीं का सेम कॉन्सेप्ट
यहाँ पे आया वापस इंडिया में, तो वो उसके लिए हम लोग यहाँ से बाइक से हम गए दिल्ली। दिल्ली बुध इंटरनेशनल सर्किट पे हुआ। वहाँ पे थोड़ा मेरी बाइक में टेक्निकल प्रॉब्लम आया, क्योंकि हम लोग यहाँ से राइड करके गए थे बाइक, और तो एक रन तो मेरा अच्छा गया, अच्छा नहीं मतलब ठीक ठीक गया था। सेकंड रन से मेरा वापस मैंने इम्प्रूवमेंट करना चालू करा। तो वहाँ पे 120 लोग थे, उन 120 लोगों से आप धीरे धीरे कॉम्पीट करते हुए फाइनल में मैं टॉप 15 टॉप 20 में आ गया था मैं। फिनाले था, और फिनाले में भयंकर प्रेशर, क्योंकि आप कर रहे हो उन लोगों के सामने जिनको आप देख रहे थे, और वो जज है, और वो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में वो आपको जज कर रहा है, और प्लस आपको अपनी स्किल्स बतानी है। अब बताइए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको होल सोल ओवरऑल जो स्टंट राइडिंग है ना, आपको सिर्फ 3 मिनट में प्रेजेंट करनी है। तो आपको कितना स्टेमिना चाहिए, कितना आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप कितने फोकस्ड होने चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए। बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर। और मैं इसकी बहुत प्रिपरेशन कर रहा था। मैं बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स में मैंने अपनी राइडिंग बना के रखी थी, कि स्टेप अगर प्लान ए है मेरा, तो मैं ऐसा रन करूंगा, सेकंड में मैं ऐसा करूंगा, थर्ड में मैं ऐसा करूंगा। तो मैंने फॉर्मेट भी अलग अलग प्रैक्टिस करे थे। 5 मिनट का रन मेरा ऐसा होगा, 4 मिनट का रन मेरा ऐसा होगा, 3 मिनट का रन मेरा ऐसा होगा, 2 मिनट का रन ऐसा होगा। तो जब मैं टॉप उसमें आया फिनाले में, तो वहां पे मेरे फ्रंट ब्रेक ने ग्लिच हो गया, एक तरीके से ग्लिच ही बोलेंगे उसको, ग्लिच ही समझ लो आप। ऐसा है। तो टेक्निकल इशू फ्रंट ब्रेक का आया, तो मेरे पॉइंट्स वहां पे कट गए, स्टॉपीज में नहीं कर पाया। ओवरऑल मेरा रन बहुत परफेक्ट गया। और जो मैं स्टार्टिंग से जो एक ट्रिक थी जो उस टाइम पे मतलब बहुत हाइप पे थी, ट्रेंडिंग थी, आज के वर्ड में बोले ना ट्रेंडिंग, ठीक है। तो वो था स्विच बैक कॉफिन सर्कल, ठीक है। ये होता है, जैसे मैं अभी बैठा हूं ना, ये आप समझ लो, जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हूं कैमरे के सामने, तो मैं आपका फ्रंट दिख रहा है। अब आप इसको एज्यूम करो मैं बाइक पे वैसे ही उल्टा बैठा हूं आपके सामने, और मैं हैंडल को ऐसे पकड़ के बैठा हूं, और मेरा फेस, और उस पे मैं ट्रिक कर रहा हूँ, उस पे मैं बाइक के टैंक पे खड़ा हो गया हूँ, हैंडल के ऊपर एक मेरा पैर है, और मैं बाइक की सीट को पकड़ के पूरा उसको सर्कुलर वे में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा हूँ, 360 डिग्री का, अपने बॉडी वेट से और अपने उससे फोकस कर रहा हूँ। उतर रहा हूँ बाइक से नीचे, और बाइक को कंट्रोल करके वापस बाइक पे बैठ रहा हूँ जंप करके। तो ये बहुत एक यूएसपी स्टंट था मेरा। साथ में मेरा एक स्टंट था सुपरमैन व्हीली वाला, जिसमें क्या होता है कि मैं व्हीली करते आता हूँ, टैप करता हूँ, और बाइक से हैंड स्टंट वाली पोजीशन में जाता हूँ। बाइक व्हीली पोजीशन में रहती है, और मैं बाइक से ऊपर आता हूँ और वापस लैंड होता हूँ। तो ये ऐसे कुछ और कॉम्बोस जो मेरी स्पेशलिटी थी, कि मेरे को फास्ट ट्रिक्स करना बहुत पसंद थी, फास्ट कॉम्बोस। मतलब एक व्हीली में मैं मल्टीपल कितने कॉम्बोस कर सकता था, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीलीज को सबको एक ही में मर्ज करके अलग अलग स्टंट हम एक ही विली में कर रहे हैं। तो मेरा वो हाईएस्ट था 22 स्टंट्स का एक विली में। मतलब एक बार अगर मैंने पॉपअप करी है विली, तो मैं 22 ट्रिक्स एक बार में करता था। 22 ट्रिक्स। और वो ट्रिक्स ऐसी है कि आप एक ही ट्रिक को एक बार नहीं कर रहे हो, अलग अलग ट्रिक को मिक्स करके आप उसमें कर रहे हो। और मैं स्टार्ट होता था तो मैं बाइक पॉपअप करता था विली, जंप करा सीट पे, सीट से टैंक पे, टैंक से वापस सीट पे, फिर सैडल पे, राइट, मतलब जैसे ये है ना, ये सैडल है, तो मैं इसमें राइट साइड में जंप कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में जंप कर रहा हूँ, टैप मार रहा हूँ जमीन पे, फिर टैंक पे जा रहा हूँ, फिर सैडल पे आ रहा हूँ, फिर टैंक पे जंप कर रहा हूँ। ऐसे 22 स्टंट्स को मैंने उसमें एक ही विली में मतलब मर्ज कर दिया। और वो मेरा यूएसपी था, और आज भी है। जंप करा सीट पे, सीट से टैंक पे, टैंक से वापस सीट पे, फिर सैडल पे, राइट, मतलब जैसे ये है ना, ये सैडल है, तो मैं इसमें राइट साइड में जंप कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में जंप कर रहा हूँ, टैप मार रहा हूँ जमीन पे, फिर टैंक पे जा रहा हूँ, फिर सैडल पे आ रहा हूँ, फिर टैंक पे जंप कर रहा हूँ। ऐसे 22 स्टंट्स को मैंने उसमें एक ही विली में मतलब मर्ज कर दिया। और वो मेरा यूएसपी था, और आज भी है। आज भी मैंने उसकी इतनी प्रैक्टिस करी है। मतलब ब्रूस ली का कोट है ना, मुझे उन चीजों से डर नहीं लगता कि जो किसी ने सामने वाले ने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। मुझे सिर्फ उस एक ट्रिक से या उस एक पंच से डर लगता है जो सिर्फ उसने 10,000 बार प्रैक्टिस करी। तो मैंने ऐसी ही प्रैक्टिस करी, मैंने लिटरली इतनी प्रैक्टिस करी है। तो वो बहुत ओवरऑल मेरा सब कुछ रहा, बट सिर्फ मेरे माइनस मार्किंग हुई है स्टॉपीज के कारण, जो मेरा थोड़ा सा
कम था उसमें, मैंने प्रैक्टिस कम करी थी क्योंकि स्टॉपी स्टंट राइडिंग में सबसे डेंजरस स्टंट है स्टॉपी। तो फिर उसका क्या रिजल्ट रहा? उसका रिजल्ट ये रहा कि मैं टॉप 10 में आया और पीछे से नंबर 1 था। बट जो कॉम्प्लीमेंट थे, अब बॉस यही गेम था, यही गेम सबसे बड़ा। जब मैं कंपटीशन करके निकला ना, एक एथलीट के लिए पता है प्राइज, मतलब वो उसको ट्रॉफी मिले नहीं मिले, मगर एक एथलीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिस सराउंडिंग में आपने परफॉर्म किया है, जो लोग आपके साथ में, जो आपके फेलो राइडर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, वो आपको विनर घोषित कर दे। बहुत बढ़िया। मेरा रन होते से मैं जब बाहर निकला तो मुझे उस टाइम का बहुत अच्छा राइडर था, मेरा काफी अच्छा दोस्त है, उस टाइम पे बहुत पीक पे चल रहा था क्योंकि स्टंट मिनिया करके आया था। वो मेरे को बोलता भाई बजा दिया तूने, ऐसा देखा ही नहीं मैंने, पूरा कंपटीशन में ऐसा रन नहीं देखा। क्योंकि मैंने पूरी तरीके से मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा था और मैंने प्रैक्टिस ही वैसी करी थी। मेरा देसी कुछ नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल ही करेंगे, वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे सुपर बाइक पे कोई स्टंट राइडर परफॉर्म कर रहा है, तो वैसे ही परफॉर्म किया। मैं वहां से निकला, एक और बंदा बहुत अच्छा, आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और बहुत उस टाइम पे भी उसकी तुत्ती बोलती थी, मतलब यार भाई बंदा ये है ना बहुत तगड़ा करता है राइडिंग, और वो बहुत नो डाउट आज भी बहुत अच्छा राइडर है। वो भी मेरे को बोलता भाई तू खेल गया यार, खेल गया तू। शाम को रिजल्ट अनाउंस हो रहे, लोग बोल रहे भाई आप जीत गए बाबा, तुम्हारा अब तैयार हो जाओ, पोडियम पे जाना है, तुम्हारा भी पोडियम है। मतलब इतना मैं श्योर हो गया था कि टॉप 3 में तो भाई मेरा नंबर है। फिर वही फिर जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो भाई साहब मैं पीछे से नंबर 1 था, मतलब 10th पोजीशन पे मैं काउंट हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा, तो सारे लोगों को, हालांकि जितने जो राइडर्स थे ना, सबको लगा कि यार मतलब इसका रन भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट क्या हुआ, थोड़े से वो लोग जो अपने से अच्छे थे वो बोले कि यार नहीं ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने ठीक है, अपन ने अपनी धाक जमा दी, और जीते नहीं जीते वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो लोग थे ना, उन लोगों के माइंड में एक बात आ गई, ये हमारा कॉम्पिटिटर बहुत तगड़ा है, ये हमें आगे कंपटीशन देगा बॉस, मतलब हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बोला ठीक है, ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था। फिर मैं जजेस से मिला, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपने जो जजिंग करी है वो किस बेसिस पे करी है, और मेरी लैकिंग क्या है कि मैं इसको आगे और पुश कर पाऊँ कि अच्छे लेवल पे जाके, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि मेरी माइनस मार्किंग का हुई है, प्लस नहीं जानना है, माइनस बताओ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका ओवरऑल रन बहुत अच्छा गया, आपके पूरे रन में प्रोग्रेस थी, बट आपका जो स्टॉपी वाला सेगमेंट था वो आप कम गए। अब मैं आपको बताता हूँ, स्टंट राइडिंग चैंपियनशिप क्योंकि आज मैं जज करता हूँ इंडिया में, अरे वाह, तो मैं इसलिए बताता हूँ कि हम लोग क्या देखते थे, मतलब उस टाइम पे उन लोगों ने क्या देखा जो आज हम जिस चीज को फॉलो करते हैं कि कोई अगर राइडर है वो कर रहा है। 4 सेगमेंट होते हैं स्टंट राइडिंग को, अगर ओवरऑल आपको मैं एक 4 मिनट का रन दे दूं तो उसमें हम देखते हैं एक्रोबेटिक फर्स्ट, उसमें हम देखते हैं स्टॉपीज, व्हीलीज और बर्नआउट ड्रिफ्ट, ये एक कॉम्बिनेशन होता है। इनके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे 2020 सेगमेंट में हमने सबको डिवाइड कर दिया। और एक होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस, जैसे आपने सारी ट्रिक्स को कितना ज्यादा अच्छे से स्मूथली करा है, एक ट्रिक से आप दूसरी ट्रिक में किस ट्रांजिशन से गए। मतलब अगर ये बहुत जनरली वे में बताऊं किसी को, टेक्निकल समझ में नहीं आएगा। सपोज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और अगर मैं इस सीट पे जंप करके खड़ा हो रहा हूँ तो मैं कितने स्मूथली उस चीज को कर रहा हूँ, वो है टेक्निकल ट्रांजिशन। तो उन्होंने मुझे कहा कि ओवरऑल तेरा बहुत अच्छा था, तो कहीं पे थोड़ा सा ये तेरा जो ट्रांजिशन वाला पार्ट तो बहुत ही अच्छा था, बट तू स्टॉपी वाला तेरा 0 ही सेगमेंट चला गया। मतलब जहाँ पे मेरे को 20 पॉइंट लेने थे वहां पे मेरे वो 20 खत्म हो गए पूरे, क्योंकि मैंने क्या करा, मेरे साथ में ये हुआ कि मैंने उसको वापस ट्राई भी नहीं करा, क्योंकि टाइम लिमिट रहता है ना, और मैं एक डर भी गया क्या ऐसा नहीं हो कि अगर क्रैश हो गया ना तो माइनस मार्किंग है, क्रैश नहीं करना है, तो ठीक है। तो मैंने उस चीज से सीखा कि अगली बार आप एटलीस्ट सेकंड अटेम्प्ट करो उन चीजों का। तो ये यहाँ से ऐसे जर्नी हुई। फिर वही 2014 में फिर थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा, मैं वापस इंदौर आया प्रैक्टिस करना, फिर मैंने वापस चालू करा। फिर फाइनली बॉस आता है टाइम उनसे मिलने का जो मेरा आइडल थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब बैड लक तो भाई साहब चल ही रहा है हमारे साथ में धमाकेदार तरीके से।
अब देखो सीन सुनो, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा क्योंकि कि इनविटेशन आता है भाई शुभम, है ना, आप ऑर्गेनाइजर हो, आप मेरे दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, है ना, और आप बहुत अच्छे ब्रांड के साथ में वर्क कर रहे हो, तो मुझे पता चला कि आप ऑर्गेनाइजर हो, मैंने आपको पेज किया शुभम भाई मिलवा मतलब दो। उस टाइम पे वो दूसरे लोग थे, मैं हाँ एक हाँ हाँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए। मैंने शुभम को बोला शुभम भाई मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे आइडल का नाम है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, अपना दोस्त मानता हूँ, सब कुछ, उनका नाम है राफेल पैशबर्ग, ही इज फ्रॉम पोलैंड यूरोप, और उनका आर्टिस्टिक नेम है स्टांटर 13। इसीलिए आपने आपके आईडी में भी राहुल 13 इंडिया लिखा राइट हुआ है। राइट। ओके। और मेरा जो नाम है ना उसमें तीनों चीजों का एक एक मतलब है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। तो मैंने, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा, मैंने बोला स्टांटर 13 आ रहे हैं भाई, मुझे मिलना है, कैसे भी मिलना है भाई, मिलवा दे बस तू, ठीक है, बोला हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत उनको फॉलो करते हो, उसने मुझे ये ऐसे बोला, और मैंने ठीक है चलो, मैं पहुंच गया दिल्ली, फिर से दिल्ली पहुंचे हम, दिल्ली पहुंच के मेरा एक फ्रेंड था, मेरा बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है मेरा, अभी वो यहाँ इंदौर में नहीं रहता है, बट वो मेरे साथ में गया, तो हम गए वहाँ पे रुके, और ठंडी का टाइम था, अच्छी खासी दिल्ली की सर्दी तो सब जानते ही है, बहुत तगड़ी वाली पड़ती है, हम लोग पहुंचे, बॉस क्या हुआ होगा आप गेस करो। बेड लक के साथ। हाँ क्या हुआ होगा। शो तो नहीं कैंसिल करवा दिया इस बार? ऐसा हुआ जिसने इनवाइट किया था वो फोन ही नहीं उठा रहा। कितने कॉल करे होंगे मैंने, पता है, मैंने 35 से ज्यादा कॉल करे थे, मैं 2 घंटे तक बाहर खड़ा हूँ, मतलब अभी जैसे कोल्ड प्ले चल रहा है ना, कोल्ड प्ले के टिकट्स बिक गए, वैसा ही सीन होगा, उनके सारे टिकट्स बिक गए, और वो जो इवेंट हो रहा था ना, वो MTV एक्सट्रीम का इवेंट था, उसमें रणविजय सिंह, उसमें विजय बानी, ये सब इन्वॉल्व थे, मतलब प्रेजेंट थे वहां पे, और MTV एक्सट्रीम ने वो इवेंट करवाया था, तो वो बहुत ही ऑलरेडी ह्यूज लेवल पे हो रहा था, और टिकट्स वगैरह इतनी आसानी से मिल भी नहीं रहे थे, कॉस्टली भी थे, पैसे भी नहीं थे अपने पास उतने, हमें दिल्ली पहुंच का बड़ी बात थी, जैसे तैसे करके ट्रेन में, और कैसे गया हूँ मैं अपना वो जो रहता है अपना गेट रहता है, मैं वहां सो के गया था बस उनसे मिलने के लिए, तो अब ऐसे हम पहुंचे, BIC पहुंच गए, BIC पहुंचे, बैठे हैं 2 घंटे से कॉल कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहा है, अगले बंदे ने 36वां 37वां कॉल होगा मेरा उठाया, उस पर फोन उठाया, बोलते है ब्रो, सॉरी यार मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया, मैं बिजी था यहाँ पे, प्रैक्टिस कर रहा था, ये वो ऐसा करके, तुम आ गए हो, मैंने बोला मैं आ गया हूँ, और मैं बाहर खड़ा हूँ गेट पे, मैं कैसे आऊँ अंदर आप बता दो मुझे, या बोलते रुको रुको मैं तुम्हारा नाम गेस्ट लिस्ट में डलवा देता हूँ और फिर तुम आ जाओगे अंदर, फिर वो 1 घंटे के लिए फिर गायब हो गया, फिर फोन नहीं उठाया उसने, यार मैं परेशान हो गया, और अंदर से वुंग 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 सुपर बाइक्स की आवाज आ रही है, बाइक की आवाज आ रही है, प्रैक्टिस की आवाज आ रही है, बर्नआउट हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रही है, मतलब वो सब क्योंकि मैं करता हूँ ना, तो पता है कि यार क्या हो रहा है, तो मैं फील कर रहा हूँ, और मैं अंदर ही अंदर बोल रहा हूँ कि बॉस क्या हो रहा है ये, फिर साला टूट गया, फिर टूट गया, नहीं मिल पाया, नहीं मिले, मगर वो बता रहा हूँ ना, वो मोमेंट ऐसा था ना कि जो कब एक 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 टाइम आता है कि यार अब तो होगा ही नहीं, अब तो होगा ही नहीं, वहीं से लाइफ में फिर एक चेंज आया, फिर एक और टर्निंग पॉइंट था, मेरा बिलीफ सिस्टम वहां से बना, मैं भगवान की तरफ वहां से फिर से डाइवर्ट हुआ, और वहां पे खड़े होके मैंने एक ही बात सोची कि मतलब मैंने अंदर ही अंदर मन में बोला कि हे भगवान, हे प्रभु राम, अगर आप हो, और अगर एक्चुअल में राम सेतु है और वो है, तो आज मैं अंदर हूं, मैं जाऊंगा अंदर, और वहां से बताए, वहां से मिरेकल हो गया, आप अंदर गए, मैं अंदर बताया कैसे गया, कैसे गया, जो इंसान मैंने आपको बताया था ना, एक MTV वाला बंदा था, तो वो उससे क्या थोड़ी सी उड़ भी गई थी, थोड़ा अलग ही, बंदा बहुत अच्छा था, नो डाउट बहुत अच्छा बंदा था, बट वो रहता है ना एक टाइम, सब लोग आपस में थोड़ा थोड़ा तो क्लैश होते ही है, वो तो सबके वो बिगड़ते हैं, नेचर है, हाँ, तो मैंने उसको कॉल करा रैंडमली, और वो
बंदा बोलता तू कहाँ है, मैंने बोला बाहर खड़ा हूँ गेट पे यार, आवाज सुन रहा हूँ, अंदर नहीं आ पा रहा हूँ, अंदर कैसे भी आना है मुझे। बोलते रुक मैं आता हूँ। अब सोचो क्या हुआ होगा सीन, आप लोग भी सोचो, आप बताओ क्या हुआ होगा। बंदा आया लेने? बंदा आया लेने। अब देखो बोलते हैं ना मिरेकल होता है, वो कहाँ होता है, विश्वास के कारण होता है। वो आया और मेरे हाथ में बैंड देता है, और वो बैंड होता है क्रू का। क्या बात, एमटीवी क्रू का। सीधे अंदर? सीधे अंदर। मेरा दोस्त, मैंने उसको और दो बैंड लेके आता है, और वो जो डिस्टेंस थी वो 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, जहाँ पे इवेंट हो रहा था और जहाँ पे गेट था, और वो भागते हुए आया मेरे लिए। और मेरा उससे इतना उस टाइम पे इतना क्लोज बॉन्ड नहीं था कि वो मेरे लिए भागते आएगा। और मैं आज भी उसके लिए, उस सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के लिए उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो मैं उस चीज को भूल ही नहीं सकता। मैं वहां से उसके साथ में अंदर गया, मैंने जो सामान था मैंने गेट पे छोड़ा, मैंने बोला मेरा दोस्त तू ले आना, मेरा जो फ्रेंड था उसका नाम है अंश, तो मैंने बोला तू ये लेके आ, मैं अंदर जा रहा हूँ, दादा खड़े हैं, क्योंकि मैं उनको दादा बोलता हूँ एज अ बड़ा भाई जैसे। तो हम भाग के गए, 1.5 किलोमीटर तक भागते गए, अंदर गए, बैरिकेडिंग मतलब सब कूद जा, सब कूद काद के बाहर पहुंच गए वहां पे एमटीवी एक्सट्रीम के इवेंट के बैक स्टेज पे। अब वहां पे मैं खड़ा होता हूँ, जीवन में बोलते हैं ना कि आप इतना जब करते हो आते हो चीजें ना, तो उसका रिजल्ट भी फिर अलग ही मिलता है। अब वहाँ रिजल्ट मुझे पता है कैसा मिला। मैं वहां पहुंचा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, सांस ले रहा हूँ, हाथ मतलब भर गई है, तेज तेज सांस ले रहा हूँ, सामने से मेरे आइडल चलते हुए आ रहे हैं। और बॉस मैं आप अगर आप लोग देख रहे हो और आप इसको इमेजिन करो कि क्या सिनेरियो रहा होगा उस टाइम पे मेरा, कि सामने गेट है, बहुत बड़ा सा गेट है, वहां से मेरे आइडल चलते हुए आ रहे हैं, और पीछे सूरज, जस्ट उनके सर के पीछे सूरज, और एक शैडो इमेज में मैं देख रहा हूँ। क्या मैं लिटर देखो अभी भी मेरे को गूज़बम्स आ गए बताते बताते। और वो आ रहे हैं ना, और मैं रोने लग गया, क्योंकि जिस इंसान को मैं टीवी पे मतलब सॉरी यूट्यूब पे देख रहा था, उस सोशल मीडिया के थ्रू देख रहा था, जिससे मैंने सोचा था कि मैं यार इस बंदे से आके मिल लूंगा, और तब तक वो पता है क्या बन चुके थे, वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे, 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 5 टाइम यूरोपियन चैंपियन। बहुत बढ़िया। और 2014 में वो फर्स्ट टाइम इंडिया आए, और मैं गया, मैं पहले रुका रहा, फिर वो जो फ्रेंड था मेरा जो मेरे को लेके गया था, बोलते अरे जाना मिलना, इसीलिए तो आया था, जाके मिल। मैं गया और मैंने जाते से उनके पैर पड़े, क्योंकि हमारे संस्कारी वो है, इंडियंस के संस्कारी वो है। मैं गया, उनके पैर पड़े, वो शॉक हो गए, बोलते यार ये क्या कर रहा है तू, पैर क्यों पड़ रहा है, मतलब उनको नहीं पता था ना क्या है ये संस्कार क्या है। तो फिर मैंने उनको बताया कि हमारे ये ट्रेडिशन है कि हम जिन लोगों को बड़े मानते हैं हमारे लाइफ में, या जो हमारे गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, हम उनके पैर पड़ते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो वो बड़े इम्प्रेस हुए इस चीज से, बोलते यार वाह यार। फिर उनने मेरे से सवाल पूछा कि यार तुम कहाँ से ट्रैवल करके आए हो, मैंने बोला मैं इंदौर से आया हूँ। बहुत मैंने कैजुअली भी मैं इंदौर से आया हूँ, एमपी से, सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, मैं वहां से आया हूँ। बोलते कितने किलोमीटर है, बोलते 1000 किलोमीटर। वो शॉक हो गए, 1000 किलोमीटर आए मुझसे मिलने के लिए। बोला मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे आपसे मिलना था। तो उन्होंने ये समझा कि मैं इवेंट के लिए आया हूँ। मैंने कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ स्पेशली, मुझे इवेंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है, मुझे आपको देखना था, मुझे आपसे मिलना था, आपकी राइडिंग देखनी थी। बहुत इंप्रेस हुए उस चीज से, मतलब वो ऐसे हुए, मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाना मत, तुम्हारे साथ में मुझे पिक्चर लेनी है। और उस इवेंट का मेरे लिए लाइफ का वो एक अचीवमेंट ही है। वो उस इवेंट का उन्होंने कोई पोस्ट नहीं करा था, सिर्फ एक पोस्ट किया था जो मेरे साथ किया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और उस पे कमेंट्स भर भर के पॉलिश लोग बताए क्या बोले, मतलब ही इज फ्रॉम पोलैंड ना, तो वहां के पॉलिश बोल रहे थे, तो वो लोग बोले यार रफेल यू हैव अ क्लोन मैन, ऐसे। ओह माय गॉड। मतलब मेरा टायर सब कुछ, और हाइट भी ऑलमोस्ट हमारी थोड़ा सा ही डिफरेंस था, तो पूरा मतलब गेटअप ही वैसा, और हम दोनों मतलब कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लिटरली ऐसा लग रहा था कि यंगर ब्रदर वाला सीन चल रहा है, और बेस्ट मोमेंट था वो। और वहां से मैं जो खुश हुआ बॉस, उसके बाद तो पूरा लाइफ चेंज। फिर लाइफ धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गई। क्योंकि बिलीफ सिस्टम बढ़ गया। उस दिन का दिन है,
बॉस, आज भी ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं भगवान को थैंकफुल नहीं, चाहे कितना भी अप एंड डाउन चल रहा हो लाइफ में, मगर हाँ मुझे एक बात उस दिन से फील हुई, मुझे ये बिलीव हो गया कि भगवान है। अब वो मैं देखूं या नहीं देखूं, लेकिन या हम किसी भी फॉर्म में बोले, कि पत्थर को बोले या किसी भी चीज को बोले, एनर्जी को बोले, यूनिवर्स को बोले, मगर भगवान है। और जब आप दिल से चाहते हो तो आपके लिए मेरेकल होना चालू हो जाता है, और आपको मिलवाते ही मिलवाते हैं। बोलते हैं जिस चीज को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात मिल जाती है बॉस आपको मिलवाने के लिए। बस वही वाला सीन 2014 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के तो नहीं देखा, लिटरली आज तक नहीं देखा, जब से 2007 से ही नहीं देखा बॉस, 2007 से ही नहीं देखा मैंने। मैं सोचा जरूर कि बहुत टाइम ऐसा आया कि अब डन हो गए, अब डन हो गए, बट अब थोड़ा सा मेरी ऑडियंस ने आपकी जर्नी सुन के मतलब गूज़बम्प सबके आ रहे होंगे, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे आपके जो आइडल है 3 इंटरनेशनल है, तो थोड़ा आपकी तारीफ भी सुन ली जाए लोगों के लिए कि क्या क्या अचीवमेंट हैं अपने, कहाँ कहाँ तक अपन गए हैं, इंडिया और इंडिया के बाहर भी कौन कौन से चैंपियनशिप अपन ने किए हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, और जो नए राइडर्स हैं जो आजकल होता है ना कि, और सबसे एक चीज ये भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगा कि जैसे ट्रैफिक पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, तो क्या ये रोड पर करना लीगल है, या रोड पर करने के लिए, क्योंकि आप इस चीज के माहिर हो, तो लोगों को आप ये भी एडवाइस करो कि ये जो स्टंट होते हैं बिल्कुल प्रोफेशन के साथ होते हैं, सारे सेफ्टी गियर्स आप वेयर करते हो, तो जो आजकल के लोग हैं जो नई बाइक परचेस करते हैं, वैली मार रहे हैं बिना कोई इक्विपमेंट के, तो उन जैसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने अचीवमेंट थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्टंट राइडिंग कैसे करनी चाहिए। स्टंट राइडिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में करोगे, आप इसमें बहुत ग्रो कर सकते हो। बॉस मैंने करा है तो आप भी कर सकते हो। दूसरी चीज, आप ये स्ट्रीट पे नहीं कर सकते, आप इलीगल है। आपको ये खाली जगह पे करनी है, एक वेकेंट प्लेस पे करनी है, तभी आप स्टंट राइडिंग कर सकते हो प्रॉपरली, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई स्पेसिफिकली ये जगह भी नहीं है, तो हमें एक खाली जगह या प्राइवेट प्लेस, प्राइवेट एरिया हम वहाँ पे कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई मना नहीं करता है। अगर आपने प्रॉपर राइडिंग गियर्स पहने हैं, आपने हेलमेट पहना है, आपने राइडिंग जैकेट पहना है, आपने गार्ड्स पहने हैं, नी गार्ड्स पहने हैं, एल्बो गार्ड्स पहने हैं, और आप प्रॉपर सेफ्टी के साथ में उसको कर रहे हो खाली जगह पे, आपको कोई रोकेगा नहीं। हाँ, अगर आप सही कर रहे हो तो आप भागो मत, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, भागता वही है जो गलत होता है। आप गलत नहीं हो, आप सही तरीके से कर रहे हो, तो आपको भागने की जरूरत नहीं है। आप बकायदा बात करो, अगर पुलिस वाले आपसे आके रुकते हैं, क्योंकि मेरे साथ होता था, तो मैं बकायदा उनको बताता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा विजन क्या है, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, मुझे इंटरनेशनली इंडिया को लेके जाना है, मैं ये स्पोर्ट में हूँ, मुझे ये मैं बताता था उनको, वो समझते थे और वो अप्रिशिएट करते थे फिर कि नहीं तुम कर रहे हो, बट मेक श्योर कि आप सेफ्टी के साथ में करो, और आप कहीं पे भी बाहर ना करो, रोड पे ना करो, क्योंकि रोड पे मैं किसी को भी अलाउड नहीं करता। इवन अगर मैं किसी को ट्रेनिंग भी देता हूँ तो मैं उनसे ये लिखवाता हूँ कि आप इसको रोड पे नहीं करोगे। बहुत बढ़िया, ऐसा है। और आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हो, उसमें बिल्कुल आप कैरियर बना सकते हो, बट आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन देना पड़ेगा, है ना, और बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टंट राइडिंग टोटली पेशेंस का गेम है। वैसे सारे स्पोर्ट्स पेशेंस का गेम है, बट स्टंट राइडिंग में बहुत ज्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना मेन स्ट्रीम गेम नहीं है अभी। मोटर स्पोर्ट में भी मेन स्ट्रीम में इंडिया में नहीं आया है, तो मैं इसलिए अपने आप को ब्लेस समझता हूँ। जो मैंने आपको बोला था ना कि मिरेकल होते हैं बॉस, वो इसलिए होते हैं। 2000 अब मैं अपनी जर्नी आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने शॉर्ट, शायद मैंने कवर कर दी होंगी सारी चीजें। आप ये बता दीजिए कि क्या क्या अचीवमेंट जैसे इंटरनेशनल अपने पास है, नेशनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि मैं फर्स्ट इंडिया का स्टंट राइडर हूँ जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एशियन चैंपियनशिप में 2017 में, और फिर 2018 में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ था यूरोप के लिए, और उसमें मेरे आइडल ही जज थे। तो मुझे उनसे मिलने का एक जो सबसे बड़ा था ना, वो बेसिकली वो था इसलिए कि मुझे उनसे मिलना था, बट मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गया। टॉप 60 राइडर्स में मेरा नाम था, और इंडिया का फर्स्ट राइडर हूँ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिसका नाम आया है। अनफॉर्चुनेटली मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था उसमें, इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ पे क्राइटेरिया था 600 सीसी प्लस बाइक पे ही आप कर सकते हो, प्लस आपको बाइक लेनी पड़ेगी जो इंडियन
कॉस्टिंग में बहुत हाई जा रही थी। मैंने मेरे आइडल को फिर पिच किया, तो उन्होंने बोला कि तू यहाँ पे आ और यहाँ पे मैं तुझे बाइक प्रोवाइड करता हूँ। बट सीन ऐसा हुआ क्योंकि आप जब इंटरनेशनली कहीं जाते हो तो आपको 2 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है, और मेरा तो फर्स्ट टाइम था यूरोप जाने के लिए। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीजें, और लास्ट मानो कब आया मेरे पास में वीजा? मेरे पास में वीजा आया 13 अगस्त को, और इवेंट कब था? और इवेंट था 18 अगस्त को, और मैं पहुंचा हूँ 15 अगस्त को। बहुत बढ़िया। 24 घंटे में मैंने अपनी इंटरनेशनल ट्रिप की तैयारी करी थी। तो मुझे वो निंजा 636 दे रहे थे, जो कावासाकी ZX6R वाला वर्जन है, वो पुराना 636 वाला वर्जन आता है, तो वो मैं उसमें कर रहा था पार्टिसिपेट। तो इसके कारण मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, बट मैं सिलेक्ट हो गया था, यही बहुत बड़ी बात थी। 24 घंटे भी इससे भी कम में, और इस तरीके से फिर मैं वहाँ पे पहुंचा। बट मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि हमारी बाइक रेडी नहीं हो गई थी जब मैं सिलेक्ट होना। और मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं वहाँ पे जाके ले लूँ, बट वो उस टाइम पे इंडियन करेंसी में 6 लाख रुपए पड़ रहे थे मुझे, बाइक का रेंटल सब कुछ मिला के, और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली था। ऐसा है। जो आजकल के नए युवा जो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है कि, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो जाकर सीख सकते हैं, या जैसे आपने यूट्यूब से सीखा, अपने गुरुओं से सीखा, तो वैसा कुछ आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अब आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपको मल्टीपल वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, बट वो ये है कि आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किससे ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सही गाइडेंस, सही ट्रेनिंग देने वाला इंसान। अगर आप सही इंसान को नहीं ढूंढोगे ना, तो आप इसमें ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। ये मेरे साथ में हुआ है। मैं जो यूरोप वाला सीन था, मैं अब वो बोलते हैं ना कि आप एक जगह नहीं कर पाए तो दूसरी जगह आपको भगवान देता है। मेरे साथ ऐसा हुआ सीन कि मैं वहां पहुंचा, हम बाइक रेडी भी करने लग गए थे, बट वो बाइक हो नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा डिसमेंटल थी। मुझे फिर एक ऑफर दिया कि तू मेरे साथ ट्रैवल कर पूरा यूरोप। बहुत बढ़िया। तो पूरा मतलब हाफ ऑफ द यूरोप। तो हम पोलैंड से निकले, हम जर्मनी पूरा बाय रोड क्रॉस करते हुए हम नीदरलैंड गए, एसन गए, वहाँ पे इवेंट किया। वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम उनको असिस्ट किया। और वो आज की डेट में वो यामाहा के ऑफिशियल फैक्ट्री स्टंट राइडर पैन यूरोप के, तो उनको मैंने असिस्ट किया। यामाहा का मेरे पास कैबिन क्रू था। अब आप लोगों ने सुना होगा वैलेंटिनो रॉसी का, मैंने एग्जैक्टली मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ पे वैलेंटिनो रॉसी बैठता है, उस VIP लॉन्च में। बहुत बढ़िया। और वो सब जो ड्रीम जो मैं इतने सालों से देखते आ रहा था ना, वो एट अ टाइम उस टाइम हो गया। और वो सिर्फ एक इस बिलीफ से, क्या नाम, मेरा इतनी आस्था वो और बढ़ गई, मतलब वो डे बाय डे और बढ़ गई यार, कि मतलब आपने जो सोचा, आपने जो चीजें आई। फिर मैंने उनके साथ में वहाँ पे एम्स्टर्डम में ट्रेनिंग करा। ये भी मैं कभी सोचता था कि मैं कभी जाऊंगा वहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा। हमने एम्स्टर्डम में प्रैक्टिस करी, उनके फ्रेंड्स थे। मुझे वहां जाके शुभम पता लगा कि मुझे वहां पे भी लोग जानते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ये लगता था कि मैं इंडिया में कुछ टाइम तक लोग जानते हैं, बट मुझे वहां पे भी लोग जानते हैं। मैं वहां से वापस पोलैंड आया, पोलैंड में आके फिर हमने प्रैक्टिस करी। मेन जो मैं हमेशा वीडियोस में देखता था, उनके जो ट्रेनिंग स्पॉट था वहां पे, हमने वहां पे प्रैक्टिस करी। फिर उनके फ्रेंड्स वगैरह से मिले, और भी राइडर से मिले। फिर हमने और पोलैंड में हम जैसे अपने इंडिया में नॉर्थ साउथ चल, वैसे भी वहाँ पे नॉर्थ पोलैंड हम गए। वहाँ पे इवेंट था ग्रोकाउ में, वहाँ पे हम लोगों ने अटेंड किया। फिर मैं वहाँ पे दूसरे राइडर्स से मिला, उन लोगों के साथ में अच्छा एक जैमिंग सेशन, मतलब जैम क्या बोलते हैं, मतलब एक गेट टुगेदर हुआ, बैठा हुआ इवेंट वगैरह वहाँ से हम करके आए। 2017 मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था एशियन चैंपियनशिप का। 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम रेसिंग सर्किट पे राइडिंग करी थी, वो भी दुबई के। बहुत बढ़िया। और फर्स्ट मतलब मेरा थर्ड एड शूट था वो, जो मैंने अपाचे RTR 3 164V के लिए किया था। फिर उसके बाद मैं गया पोलैंड, यूरोप का मैंने ट्रिप किया, मॉस्को गया, वहाँ से आया। फिर सेम ईयर में मैं नेपाल गया, मैंने वहाँ पे एक इवेंट था उसके लिए, नेपाल से आया। फिर मैं गया भूटान, सेम ईयर लास्ट टाइम पे। वहाँ मैं इंटरनेशनल राइड पे गया था, मैंने पूरा राइड लीड करा। फिर हमारा 2018 में उसके 2017 में हमारा जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, पहला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मैंने बनाया था, वो 2017 में था। फिर 2018 मेरा ये ट्रैवल और शोज वगैरह में गया। 2019 में
फिर वापस से मुझे मौका मिला। तो हम लोगों ने मतलब मेरे साथ में और भी राइडर्स थे, तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड को, जो 5 घंटे नॉन स्टॉप स्टंट राइडिंग करने का था, उसको हमने बीट करा। हमने 6 घंटे नॉन स्टॉप स्टंट राइडिंग करने का रिकॉर्ड सेट किया, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली सेम ईयर, सेम मंथ में मुझे स्पीति जाने का मौका मिला। अब ये था सबसे बड़ा एक और अलग चैलेंज, क्योंकि ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है टीवीएस के साथ में मिलके, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है 15,000 फीट पे अबव सी लेवल। बहुत बढ़िया। नॉन स्टॉप 1.5 आवर -3 डिग्री में नॉन स्टॉप हम स्टंट शो का हमने रिकॉर्ड बनाया है। और मेरे साथ में 2 और राइडर्स थे, हम 3 राइडर्स ने मिलके रिकॉर्ड सेट किया है। और ये रिकॉर्ड पहले था एक ऑस्ट्रेलियन राइडर के नाम पे, उसने 11,000 फीट पे बनाया था, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का। हमने उसको बीट करते हुए 1.5 आवर का हम लोगों ने रिकॉर्ड सेट किया। और बहुत ही अमेजिंग वो फीलिंग था, क्योंकि मैं हमेशा से सोचता था, मैं इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा फैन हूँ और डाई हार्ड। बहुत बढ़िया। तो हमेशा मैं एक वो फीलिंग में रहता था कि यार मतलब सोचो पहाड़ों पे कैसे रहते हैं यार, ये कारगिल वॉर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सारी चीजें, उस चीज को फील करने का मेरे को मौका मिला वहाँ पे जब मैंने रिकॉर्ड बनाया। हमने वहाँ पे वो रिकॉर्ड बनने के बाद में नेशनल एंथम हम लोगों ने गाया, और मेरे मन का था पूरा, मुझे करना था ये चीजें, ये हुई वहाँ पे, हम लोगों ने करा। फिर उसके बाद 2019 में मैंने मलेशिया में शूट किया। मलेशिया का सबसे बेस्ट रेसिंग सर्किट है सेपांग रेसिंग सर्किट, वहाँ पे मैंने एड शूट किया। 3 दिन मैं वहाँ पे रेसिंग सर्किट पे था। फिर 2020 में मैं मतलब 2019 में मुझे सेम जगह जाना था, बट थैंक्स टू टीवीएस कि मुझे वो मेरे एक टूर को कैंसिल करके मुझे दूसरे टूर पे लेके गए मलेशिया। ऐसा सीन हुआ। बहुत बढ़िया। और वहां से आने के बाद नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी 2020 में मैं बांग्लादेश गया। मेरा फर्स्ट बांग्लादेश ट्रिप था वो। वहाँ पे हम लोगों के 10 शोज थे फर्स्ट, उसमें हम लोगों ने परफॉर्म किए हर जगह। और फिर मैं वहां से आया, तब तक कोविड आ गया था। फिर कोविड चलता रहा, मगर मेरा सफर चलता रहा राइडिंग का। 2020 का फर्स्ट इंटरनेशनल मतलब बांग्लादेश का मैंने ट्रिप किया। 2021 में मेरे को फिर बांग्लादेश जाने का मौका मिल गया। इस बार और ज्यादा शोज थे, इस बार 15 to 20 शोज थे वहाँ पे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कवर नहीं करा था बांग्लादेश में पार्ट, हम लोगों ने फिर वो पूरा बांग्लादेश बॉर्डर एरिया सारा मतलब हर जगह सिटीज में हम लोगों ने जाके परफॉर्म किया। मेन ढाका हो गया, चिटागोंग हो गया, जशोर हो गया, और मायमन सिंह करके जगह है, राजशाही है, खुलना है, ये सब बड़ी बड़ी सिटियां यहाँ पे हमने परफॉर्म किया। बहुत बढ़िया। फिर अब इसमें एक और वो है कि वहां पे एक और लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। इनकी लाइफ में जितने टर्निंग पॉइंट आए जा रहे हैं कि बॉस मैं वहां पे हो गया कोविड पॉजिटिव। मैं वहां हो गया कोविड पॉजिटिव और 14 डेज मैं वहां अकेला था, क्वारंटीन। और 14 डेज जो इतने साल की मेरी लर्निंग थी और जो मेरा एटीट्यूड था इस चीज को लेके कि यार कैसे निकलना है, उसके कारण मैं मतलब वहां से आया। लिटरली एक टाइम पे ऐसा लग गया था कि मैं अपने घर वालों से नहीं मिल पाऊंगा, मतलब बिल्कुल वो होगा ही नहीं, मतलब अब यहाँ से बाहर जाना नहीं होगा। बस जैसे तैसे भगवान की कृपा रही, और हर दिन हनुमान चालीसा जो स्ट्रेंथ देती रही ना मेरे को, बजरंगबली के कारण ही मैं वापस आया हूँ। बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ आया, फिर 2022 में मैं फिर गया बांग्लादेश। फिर मैंने वहाँ पे 20 शोज किए। फिर वो जर्नी वहाँ से आए 2023 में मैं इंडोनेशिया गया। अभी लेटेस्ट बाइक टीवीएस ने लॉन्च करी है, अपाचे RTR 310 नेकेड वर्जन, वो उसका ऐड मेरा ही है। मतलब मोस्टली मैंने अपाचे के बहुत सारे एड्स करे हैं, अदर ब्रांड्स भी करे हैं कुछ, मगर बेसिकली अपाचे के एड्स करें क्योंकि अपाचे मेरे को टीवीएस मेरे को बहुत सपोर्ट करता है। और फिर मैंने इंडोनेशिया में 15 डेज का मेरा पूरा शूट था, तो हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया। तो इंडोनेशिया का रेसिंग सर्किट है, वहाँ पे हम लोगों ने इसको शूट किया। सेंतुल रेसिंग सर्किट है, वहाँ पे मैंने शूट किया 2 दिन। और आपने पबजी खेला होगा, तो पबजी में डॉकयार्ड आता है, तो सेम डॉकयार्ड वाला शूट हमने किया वहाँ पे। सेम डॉकयार्ड में हम लोगों ने शूट किया। उसकी थीम भी बहुत अच्छी है, फ्री स्टाइलर थीम है, पूरा मिलती जुलती।
वहाँ से मैं वापस आया, फिर 2-3 महीने यहाँ पे सीजन, रेनी सीजन था, प्रैक्टिस वगैरह भी कम थी, तो उस टाइम पे मैं अपने बॉडी मतलब वर्कआउट पे कर रहा था काम, मतलब सॉरी वर्कआउट कर रहा था, बॉडी के ऊपर काम कर रहा था। क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट मैंने पुट ऑन कर लिया था कोविड के बाद से, तो वापस मैंने कट किया, लीन हुआ, और सितंबर में फिर मैंने थाईलैंड में विजिट किया। मैंने वहाँ पे लॉन्च था टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 का, उसका लॉन्च हम लोगों ने किया, उसका फर्स्ट इंटरनेशनल शो मैंने वहाँ पे किया। तो भैया ये थे हमारे राहुल शर्मा जी, जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो उनके आइडल है वो उनसे भी मिले, उनके साथ भी उन्होंने राइड की। तो ये एपिसोड देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और अगर आपको कुछ भी हेल्प लगे इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो मैं राहुल जी की आईडी मेंशन कर दूंगा, तो आप इनसे जाकर पूछ सकते हैं। जय श्री राम।